चलिए तो हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे ये जो केस है ना, लिमिटिंग या अप्रोक्सीमेशन केसेस। सो इसमें मेनली कुछ टॉपिक्स हैं जिसपे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आए हैं, ठीक है। तो क्या क्या टॉपिक्स हैं, जैसे फर्स्ट टॉपिक ये है पॉइजन अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो इफ यू हैव अ रैंडम वेरिएबल, मान लीजिए let x is a random variable having distribution binomial n comma p. Okay, so x is a random variable having distribution binomial n comma p. अब ऐसा होगा कि लाइक n is very large, तो उस केस में ऐसा होगा कि where n is large quantity, n large हो और and क्या होगा, p is small जनरली लाइक सो दैट कि n इंटू पी जो होगा, n इंटू पी विल गिव यू लैम्डा, ठीक है ना। सो एन पी इज लैम्डा, तो इन दैट केस क्या होगा, सो एक्चुअली हमें क्या अप्रोक्सीमेट करना है। सो वी वांट टू अप्रोक्सीमेट दैट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इनटू पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब x का डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट वी कैन कंसीडर, and this will imply that n and p are product is lambda. ठीक है ना। सो अभी आपके पास क्या है, सो यू हैव लाइक x is equal to x as n choose x p raised to power x 1 minus p raised to power n minus x, है ना, and x can take value 0 1 2 dot 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 up to n. So this is a distribution initially when n is very large, like n tends to infinity बोल दे, तो n tends to infinity means what, so n is very large quantity. So when n is a large quantity, in that case आपका जो x होगा, so then in case when n is large and p is small, है ना, so then we can approximate x as Poisson distribution, ठीक है ना, Poisson lambda, है ना, distribution. So means now you will consider, ये sometimes question में explicitly लिखा रहता है कि use Poisson approximation to binomial, कई बार नहीं लिखा रहता है तो you can use directly. So आपको decide करना पड़ेगा, ठीक है। So we can approximate x as a Poisson. So अब x का distribution क्या होगा, Poisson lambda. So now in that case lambda is what, where lambda is n into p, जहाँ पे lambda की वैल्यू क्या होगी, n into p. So n very large होगा, p very small होगा, so that n into p give you some constant lambda. So that lambda is the mean of the Poisson random variable, है ना। तो उस केस में you have to use the PMF, this probability x is equal to e raised to power minus lambda raised to power x upon x factorial. अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 2 dot 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 dot, because n is very large, so like you can consider x so on. So this is approximation, we are approximating binomial distribution as a Poisson distribution. किसी को डाउट है इसमें तो आप पूछो, if you have any doubt. निकाल सकते हैं आप, मान लो, चलो आप ट्राई करो, लिखो एक क्वेश्चन। सो जैसे क्वेश्चन है, सो लेट x इज बाइनोमियल 10,000 कॉमा 1 बाई, मान लो इस तरह से है। अब आप निकालो जरा, बिना अप्रोक्सीमेट करके मुझे बताओ ये क्या आएगा। अब जरा कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो, बताओ।
निकाल पाओगे इजिली, है ना? सो यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली, n is large and p is small. So when n is large, p is small, है ना? So this is binomial n comma p. अगर आप ट्राई करो, so you will have like 10,000 C10, then 1 upon this 1 लाख हो गया ना, तो this raised to power 10 और यहाँ 99999 upon this raised to power what, 10,000 minus 10, 9,990. फाइंड करो वैल्यू. सो नाउ हेयर इट इज है ना लिटिल डिफिकल्ट टू कैलकुलेट बाय हैंड स्पेशली. और ये सब जो टेक्निक्स जब आए थे तब इतना जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुआ था ना. तो ये जिसने इनोवेशन, जिसने अप्रोक्सीमेट किया होगा फर्स्ट टाइम, है ना, मैं कई बार बोल चुका हूँ कि जो भी चीजें लिटरेचर में है कोई ना कोई पहला पर्सन होगा जिसने इंट्रोड्यूस किया होगा अपने रिसर्च पेपर में, फिर लोगों को अच्छा लगा, देन दे इंट्रोड्यूस्ड इन द करिकुलम सिलेबस. ठीक है, तो ये जब इंट्रोड्यूस ये टॉपिक हुआ होगा तो उस टाइम कोई कंप्यूटर इतना था नहीं. अब तुम्हारे पास है ना, तुम इसको जैसे मैं कह रहा था यूज करो. तुम एक प्रोग्रामिंग कोड लिखोगे आर में या पाइथन में तो 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा, है ना इसका. सो क्विकली तुम्हें आंसर मिल जाएगा. तो अब इतनी जरूरत भी नहीं है, तो ये भी तुम सेकेंडों में कैलकुलेट कर सकते हो, है ना. एक लाइन का कोड लिख के हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. लेकिन जब ये टेक्निक्स जब ये दिया गया था उस समय कुछ नहीं था. सो उस समय ये था बाई हैंड कैलकुलेट करना. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट बाई हैंड, इवन बाई जो नॉर्मल कैलकुलेटर है. तो उस केस में उन्होंने कहा कि ठीक है, एटलीस्ट आंसर आपको एक रफली आइडिया मिले कि आंसर क्या हो सकता है. सो देन दे सजेस्टेड दैट वी कैन अप्रोक्सीमेट इट यूजिंग पॉइजन. सो व्हाट वी डू, सो एन वी हैव दिस एंड पी वी हैव दिस. ऐसा है एक और ना 0. अब यहां से क्या करोगे, सो वी कैन अप्रोक्सीमेट इट यूजिंग पॉइसन. सो लैम्डा इज इक्वल टू एनपी हो जाएगा, है ना. सो एनपी अभी आप कैलकुलेट करोगे कितना आएगा, 1/10. सो 1/10 मतलब 0.10 जैसे. और सो ये लैम्डा है. नाउ यू कैन फाइंड दिस प्रोबेबिलिटी. सो x इज इक्वल टू 10 e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज़ टू पावर x अपॉन x फैक्टोरियल. तो x यहाँ 10 है. So e raised to power minus lambda, lambda raised to power 10 upon 10 factorial. So e की पावर minus 0.10. ऐसे ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट ही है यहाँ पे. So 10 factorial. तो स्टिल अगर मान लो ये भी कॉम्प्लिकेटेड है तो अगेन एक टेक्निक आएगा, पॉइजन नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू पॉइजन. अब अगर ये भी डिफिकल्ट लग रहा है आपको, सो दिस कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं इसको हम. ये चीज है, ठीक है ना. तब डायरेक्टली यू कैन कैलकुलेट दिस. अगर अभी भी डिफिकल्ट है देन वी कैन फर्दर अप्रोक्सीमेट. तो आगे जाके अभी देखेंगे हम कि वी कैन अप्रोक्सीमेट पॉइसन इनटू नॉर्मल. तो वहां पे क्या है कि नॉर्मल में कन्वर्ट कर लो तब शायद आसान हो जाए इस तरीके से, है ना. सो अभी आप कैलकुलेट, अभी भी डिफिकल्ट लग रहा है ना ये कैलकुलेट करना. सो चूंकि मैंने क्वेश्चन ऐसा लिया है तो काफी डिफिकल्ट हो गया, वरना यहाँ मान लो 100 लेता या 1/10 लेते तो थोड़ा आसान रहता. सो इस तरीके से है. So you can approximate it. Still it is difficult. Then we can use Poisson approximation या normal approximation to Poisson, है ना. So वो use कर लेंगे तो उस केस में आ जाएगा. Otherwise you can try to calculate this. यहाँ कैलकुलेटर काम करेगा. देख लो कैलकुलेटर ऐसा अलाउड है एग्जाम में, है ना. जैम एंड गेट एग्जाम में कैलकुलेटर इज अलाउड, मतलब स्क्रीन पे ही रहेगा, तुम्हें घर से लेके नहीं जाना है. तो so you can calculate approximately. सर हाँ सर, एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल में मतलब कि कैसे डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा? Yes. कंटिन्यूटी करेक्शन वाला ना. हाँ यस. तो हेयर यू हैव टू, वरना वो तो 0 ही हो जाएगा. अगर मैं x को नॉर्मल बना दूं, जैसे मैं बोल रहा था अभी नॉर्मल में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो जब x को नॉर्मल में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा लैम्डा np फिर np क्यूब ऐसा हो जाएगा, है ना. तो उस केस में फिर कॉन्टिन्यूटी करेक्शन करना पड़ेगा. यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 9.5 टू 10.5 के बीच की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी अप्रोक्सीमेट करने के लिए. यस. सो कॉन्टिन्यूटी करेक्शन करना पड़ेगा, है ना. तो उससे आ जाएगा. ओके सर. हाँ अभी ठीक है, इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हो. यू कैन यूज कैलकुलेटर एंड देख लो क्या आता है. तो उससे कुछ, हाँ
जैसे कि ये .10 आ गया तो इसको वैसे कैलकुलेट करेंगे कि वैल्यू रख के मतलब वैल्यू रख के मतलब सर p की पावर जैसे आ गया 0.10 तो इसको सर कैसे कैलकुलेट करेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे पूरे नहीं समझे, किसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? ये तो जैसे ही हाँ यस सर ये हाँ, तो कैलकुलेटर यूज कर लो ना। अच्छा कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। यस यस, एग्जाम एंड गेट एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है, तो वहां पे जो कैलकुलेशन होगा कैलकुलेटर आप यूज करो, साइंटिफिक कैलकुलेटर, और उसको बताओ क्या आंसर आएगा इस तरीके से। अभी तो ये मैंने खुद से ही क्वेश्चन लिख दिया है, जो एग्जाम में आए हुए हैं वहां उतना डिफिकल्ट नहीं है, मैं एग्जाम का दिखाता हूँ। सो ठीक है ना, सो दिस यू कैलकुलेट अप्रोक्सीमेटली। कैलकुलेटर काम कर रहा है कि नहीं, ये फेल हो रहा है इस पे? 2.49 into 10 to the power minus 70। बाप रे बाप, इतना लंबा ऐसा हो गया है। तो ऐसा करो, इसको थोड़ा आसान बना देता हूँ क्वेश्चन को, है ना, तो ये अप्रोक्सीमेटली 0 ही आ जाएगा फिर तो, वैसा है तो, है ना। ठीक है, थोड़े से आसान बना देते हैं, तो मतलब कैलकुलेशन कर लेंगे। मैंने खुद ही एक क्वेश्चन लिखा है, ठीक है ना। सो अगेन मैं कह रहा हूँ, जो कुछ आंसर आएगा यू अप्रोक्सीमेट इट, और जो भी आ रहा है मेनली आपको समझना है कि व्हाट इज द टेक्निक है क्या। सो इसको थोड़ा सा मैं आसान बना, मान लो ऐसा है कि क्वेश्चन है, इफ x इज बाइनोमियल लेट्स से, है ना, 2000 और 1/100 है, मान लो, ये 200 है ना, ठीक है, 2000 है और 1/1000 ले लो, ठीक है, इस तरीके से अभी। सो अब क्या होगा, इफ वी अप्रोक्सीमेट, so we approximate x as Poisson lambda, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो लैम्डा आएगा n इंटू पी, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2000 इंटू 1/100, सॉरी 1/1000, सो ये 2 आ गया जैसे। अब नाउ दे विल आस्क यू प्रोबेबिलिटी एट 1 फॉर एग्जांपल, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग बाइनोमियल आप वो भी यूज कर सकते हैं, आंसर वैसे ही अप्रोक्सीमेट करना है, तो आपको समझना है कि व्हाट इज द मीनिंग। अगर एग्जाम में लिखा हुआ है यूजिंग पॉइजन अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल, तो आपको यूज करना है, तो उससे जो आंसर आएगा वही एक्सेप्ट करेगा वो, है ना। सो एग्जाम में लिखा हुआ भी आता है, एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए वो स्पेशली लिखा हुआ है कुछ क्वेश्चंस में। So then you can just calculate e raised to power minus lambda, lambda raised to power 1/1 factorial, इस तरीके से। So e की पावर -2, 2/1 factorial, so 2e की पावर -2, तो ये इजी है कैलकुलेट करना है, 2/e², तो ये कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आपको लगता है इससे आसान है तो यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट फ्रॉम हेयर, नो प्रॉब्लम, है ना। तो यहाँ जैसे है 2000 C1, ठीक, ये भी लिख सकते थे हम, कितना आएगा, सो इन 2000 है, पी दिस, तो हो जाएगा 1999, है ना। सो यू कैन अप्रोक्सीमेट दिस, है ना, इसको भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो क्या आंसर आ रहा है, और इसको भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो, यू विल फील, है ना, अप्रोक्सीमेट कर रहे थे, एग्जैक्टली सेम तो नहीं आएगा, इसका आंसर ये एक्चुअल आंसर हो जाएगा ना। सो दिस इज द एक्चुअल आंसर, बट इन क्वेश्चन दे विल आस्क यू टू यूज पॉइजन अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल, तो उस केस में आपको ये वाला आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। सो दोनों में हम x बराबर 1 ही फाइंड कर रहे हैं, बट दिस इज एक्चुअल आंसर, दिस इज अप्रोक्सीमेट आंसर, ये चीज है। सो आप कैलकुलेटर से यूज करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। 0.2706। ये 0.2706 इसका आ गया, उसका क्या आएगा, जरा वो कैलकुलेट करो, आसान है। 2000 C1 1/1000 की पावर 1, 999/1000 की पावर 1999, so this is using binomial theorem, so this is a little difficult to calculate, so यहाँ पे ये हो जाएगा वही आ रहा है सर exactly 27.2767। अच्छा, तो चलो ये भी अप्रोक्सीमेटली हो, है ना, ओके 27067, अच्छा, है ना। तो आंसर है ना, हो सकता है थोड़ा सा डिफर करे, बट अप्रोक्सीमेटली, है ना,
So we are finding this is the approximate answer. So we are approximating this distribution as a Poisson distribution. So we are approximating as a Poisson distribution where lambda is np. So where lambda is np. ओके, तो आपको समझ आया होगा टेक्निक क्या है, कुछ डिफिकल्ट तो है नहीं, जस्ट आपको ये समझना है. सो दिस जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बाइनोमियल np कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज Poisson lambda where lambda क्या होगा, सो लैम्डा इज n into p. सो मीन यहाँ भी लैम्डा होता है, यहाँ पे मीन n into p है, here मीन इज लैम्डा, सो वी आर इक्वेटिंग मीन एक्चुअली, ठीक है ना. So that parameter in the Poisson distribution will be n into p. So this is the just one technique. So what is the meaning of Poisson approximation? But यहाँ condition ये है कि we generally use it when n is large and p is small. So like n is very large and p is very small, around close to 0, इस तरह से p और n is large and p will be a lambda. So इस केस में इसको यूज करेंगे, ठीक है ना. So this is just one technique you have to understand. हाँ सर अभी आपने बोला था कुछ देर पहले कंटिन्यूटी करेक्शन हर हो जाएगा, रिपीट कर दो. हाँ, वो भी अभी पढ़ाएंगे. कंटिन्यूटी करेक्शन में क्या होता है कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैंने बाइनोमियल का अप्रोक्सीमेट किया पॉइजन में. सो बाइनोमियल इज अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन इज आल्सो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. प्रॉब्लम कब आएगी, जब मैं बाइनोमियल को नॉर्मल बनाऊंगा, जब मैं पॉइजन को नॉर्मल बनाऊंगा, तो उस केस में डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट हो रहा है. तो वी नो इन डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट हैज मास, बट इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट डू नॉट हैव मास. मतलब हर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी 0 आएगी. कब, जब कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है. तो उस केस में हमें कॉन्टिन्यूटी करेक्शन करना पड़ता है. सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग पॉइंट वी हैव टू कंसीडर एन इंटरवल टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन. तो देखो जैसे, सो अगला टॉपिक होगा. सो अभी जो हमने डिस्कस किया वो क्या था, हाउ टू अप्रोक्सीमेट बाइनोमियल इनटू पॉइजन, है ना. सो हाउ टू अप्रोक्सीमेट बाइनोमियल इनटू पॉइजन. नेक्स्ट जैसे है हाइपर ज्योमेट्री कैसे अप्रोक्सीमेट करेंगे. सो लाइक नेक्स्ट रिजल्ट है कि ठीक है ना. सो यहां जो लिखा था मैंने ये था एक्चुअली जो नेम यूज करते हैं ना, ये थोड़ा इंग्लिश वालों का काम है. तो यहाँ क्या है, पॉइजन अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल, इसका मतलब है बाइनोमियल टू पॉइजन, है ना. सो बाइनोमियल टू पॉइजन हम कन्वर्ट करें ना. सो वी आर अप्रोक्सीमेटिंग बाइनोमियल, सो अप्रोक्सीमेटिंग बाइनोमियल टू पॉइजन, यही था यहाँ पे. सो वी हैव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड वी आर अप्रोक्सीमेटिंग एज अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. सो अब यहाँ पे क्या है, अप्रोक्सीमेटली हाइपरज्योमेट्रिक इनटू बाइनोमियल. तो ऐसा कब होगा, सो लेट x हैव डिस्ट्रीब्यूशन हाइपरज्योमेट्रिक, पैरामीटर है कैपिटल N कैपिटल M स्मॉल n, ठीक. सो हाइपरज्योमेट्रिक हैज 3 पैरामीटर्स. सो n था टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जो भी होता है बॉक्स में, m है टाइप 1 का, और रेस्ट कैपिटल n minus capital M, and then you are drawing a small n object from the box. So x जो डिनोट करता है वो आता है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप 1, है ना. सो इन दैट केस आपको इसका जो PMF आता है, सो जब आप लिखते हो इसको, है ना, सो यू आर ड्रॉइंग n ऑब्जेक्ट विदाउट रिप्लेसमेंट. इन केस ऑफ हाइपरज्योमेट्रिक जो n ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हो विदाउट रिप्लेसमेंट होता है. तो आपका जो PMF आता है कि कैपिटल N में से स्मॉल n ड्रॉ करते हो आप, एंड यहाँ पे कैपिटल M में से स्मॉल x ड्रॉ होता है, एंड रेस्ट में से n माइनस x ड्रॉ होता है, जहाँ x की वैल्यू होती है 0, 1, 2 और मिनिमम m और n. हाँ, सो मिनिमम कैपिटल M या स्मॉल n में जो मिनिमम है वहां तक, ठीक है. अब क्या होगा, जैसे जैम में जो क्वेश्चन आए हैं तो उसमें क्या किया है, सो व्हेन कैपिटल N अप्रोचेस टू इंफिनिटी, मान लो ऐसा हो जाए, या m और n इन्फिनिटी हो जाए, वही बात है. सो n तो खुद ही इन्फिनिटी हो जाएगा अगर मैं n ड्रॉ कर रहा हूं तो. n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, मान लो m अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, n अप्रोचेस टू, मतलब इन्फिनिटी लार्ज है. इसका मतलब ये हो गया, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि व्हेन ये जो लार्ज है m एंड n आर लार्ज, ये इतना ही लिख लो, ठीक है ना, लार्ज है. जब m n वेरी लार्ज क्वांटिटी है, या इसमें n भी इंक्लूड कर लो, ये लार्ज क्वांटिटीज है ना, दे आर लार्ज क्वांटिटी. तो उस केस में क्या होगा,
तो आपको पता होगा कि लाइक जब हम जो केस में बता रहा था, व्हेन वी टेक x एज नंबर ऑफ n ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया, स्मॉल n ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया विथ रिप्लेसमेंट, तो क्या बनाता है वो बाइनोमियल। तो उस केस में वी कैन अप्रोक्सीमेट x एज बाइनोमियल। क्या पैरामीटर होगा यहाँ पे? स्मॉल n, हाँ, कैपिटल अपॉन कैपिटल N, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये अप्रोक्सीमेट होगा एक्चुअली। तो इस पे भी जैम में एक क्वेश्चन आया, मैं क्वेश्चन एक साथ करूंगा। सो इस पे भी एक क्वेश्चन जैम में आ चुका है और इस कॉन्सेप्ट पे भी जैम में क्वेश्चन आया है। ये जो हम लोग बाइनोमियल को अप्रोक्सीमेट कर रहे थे, इस पे भी क्वेश्चन आया है जैम में। देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ बहुत इजी है, मतलब जस्ट क्या है यहाँ पे कि यू हैव जो पैरामीटर्स हैं दे आर लार्ज पैरामीटर्स, देन यू कैन अप्रोक्सीमेट इट यूजिंग दिस, इस तरह से। सो अब जो पीएमएफ आपका हो जाएगा लाइक प्रोबेबिलिटी, अगर ऐसा होता है कि x इज इक्वल टू x, ऐसा बोलो तो उसके हिसाब से n चूज x मेनली वैसा हो जाएगा, मतलब दूसरा बिहेव करेगा उस तरह से। ऐसा कुछ आ जाएगा। फर्दर है ना जरूरत पड़ी तो दिस कैन बी फर्दर अप्रोक्सीमेटेड एज अ पॉइजन, जो पीछे कर रहा था मैं, तो अभी हाइपरजोमेट्रिक टू बाइनोमियल हुआ। दिस बाइनोमियल कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू पॉइजन, पॉइजन कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू नॉर्मल, इस तरीके से। सो नेक्स्ट जो है मैं क्वेश्चंस करूंगा अभी, वैसे आप समझो। यहाँ पे कुछ नया नहीं, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट क्या हो रहा है कंडीशंस है कि जो पैरामीटर के वैल्यू वो लार्ज हो जाए, देन यू कैन अप्रोक्सीमेट इट। और एक क्वेश्चंस में जनरली लिखा होता है, नहीं तो समटाइम्स यू हैव टू डिसाइड योरसेल्फ। सो नेक्स्ट जैसे क्या है कि सर हाइपरजोमेट्रिक में स्मॉल n का वैल्यू तो इन्फिनिटी नहीं हो पाएगा। हाँ लार्ज मतलब होना चाहिए, ऐसे कोई जरूरी नहीं है, n को तुम हटा भी सकते हो, मेनली mn पे काम होता है। सो तुम m पे यहाँ पे हटा भी सकते हो ना, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी मेनली यहाँ पे क्या है कि m तुम्हारा काफी लार्ज है, n तुम्हारा काफी लार्ज है ना, mn आर लार्ज, तो इस पे काम कर सकते हो। हाँ बट समटाइम्स क्या होता है n टेंस टू इन्फिनिटी भी रहता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तभी वर्क करेगा वो। अगर तुम्हें पीएमएफ नहीं पूछेगा, वहां पे क्या होता है जनरली मीन वेरिएंस हमसे पूछो। जैम में एक्चुअली जो क्वेश्चन है उसमें क्या मीन वेरिएंस की बात किया हुआ था ना। सो दिस विल आल्सो वर्क, नो प्रॉब्लम, तब भी ठीक है। लार्ज मतलब कोई नंबर होगा, इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर एक्चुअली। जैसे मान लो मैं लिखता हूँ 10,000 है, इट्स अ वेरी लार्ज नंबर ना, तो या कहीं टेंस टू इन्फिनिटी भी है तो वो बहुत लार्ज नंबर है, व्हिच यू कैन नॉट इमेजिन। तो यहाँ हम चूंकि अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं तो n कोई नंबर होगा, मान लो 1 लाख भी है तो भी कैलकुलेट किया जा सकता है ना, मतलब वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा कैलकुलेट करने पे, बट n इन्फिनिटी नहीं होगा, n कोई लार्ज क्वांटिटी होगा, कोई नंबर दिया होगा। जैसे हमने पीछे कहा था ना x बाइनोमियल 10,000, 1/1 लाख है, तो वहां पे कोई नंबर होगा एक्चुअली, इन्फिनिटी नहीं होगा n एक्चुअली, ठीक है। सो बिकॉज इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है तो वहां पे कोई लार्ज क्वांटिटी होगा, कोई लार्ज नंबर भी आ गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यू कैन कैलकुलेट, फिर भी प्रॉब्लम है तो यू कैन अप्रोक्सीमेट अगेन, सो कोई दिक्कत नहीं है। सो अगर mn लार्ज है तो भी वर्क करेगा, क्योंकि ये p पे कन्वर्ज करेगी और ये np हो जाएगा, है ना, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म का हो जाएगा। सो कोई दिक्कत नहीं है ऐसे तो। स्मॉल n अगर लार्ज हो गया तो कैपिटल n को लार्ज होना ही पड़ेगा, क्योंकि हम ड्रॉ कर रहे हैं स्मॉल n फ्रॉम द कैपिटल n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सो ये चीज है। नेक्स्ट क्या है? सो नेक्स्ट है नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल। सो नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल, ठीक है। तो मतलब क्या कर रहे हैं हम, बाइनोमियल को कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल में। सो let x has distribution binomial n comma p, so again है ना, so you know अगर आप ऐसे कैलकुलेट करोगे, so this is the PMF, n choose x p की पावर x 1 minus p की पावर n minus x, और x की वैल्यू 0 1 up to n। ये आपके पास अभी क्या है कि when n is large एंड P पे यहाँ पे एक्चुअली रेस्ट्रिक्शन ये है कि P
शुड नॉट बी वेरी क्लोज टू 0 और वेरी क्लोज टू 1. सो लाइक जितना हाफ के आसपास रहेगा उतना बेटर अप्रोक्सीमेशन वी कैन गेट. पॉइजन अप्रोक्सीमेशन में क्या था कि जब हम बाइनोमियल को पॉइजन में कन्वर्ट कर रहे थे तो वहां पे ये था कि लाइक n शुड बी लार्ज एंड p शुड बी स्मॉल. मतलब p 0 के जितना क्लोज होगा उतना ठीक अप्रोक्सीमेशन आएगा उस वाले में, है ना. सो n इज लार्ज एंड p स्मॉल. यहाँ पे क्या है, n लार्ज है बट p इज सम नंबर नॉट टेक्स वेरी एक्सट्रीम वैल्यू, मतलब 1 या 0 के बहुत ज्यादा क्लोज नहीं है ना. सो ये हाफ के आसपास है. n इज लार्ज जनरली इसमें n इज लार्ज रिक्वायरमेंट है मेनली इसका, ठीक है ना. सो उस केस में क्या होता है, एंड यू कैन राइट, अगर लिखने की जरूरत नहीं, यू कैन राइट लाइक p जो है 0 या 1 के बहुत क्लोज नहीं है ना उस तरह, क्योंकि उस केस में क्या प्रॉब्लम आएगा कि आपका वेरिएंस है ना इफेक्ट होगा. ओके, सो अभी सिर्फ n इज लार्ज में लेता हूं. तो व्हाट वी कैन डू, सो वी कैन अप्रोक्सीमेट इट एज, then x can be approximated as normal. So आप सब जानते ही हो मीन क्या होता है. So in the normal हमें दो पैरामीटर चाहिए, म्यू और सिग्मा स्क्वायर. सो मीन यहाँ से क्या आएगा, बाइनोमियल का मीन कितना होता है NP. तो ये इसका फर्स्ट पैरामीटर आपका np हो गया. एंड सेकेंड पैरामीटर क्या होगा नॉर्मल में, NPQ. सो npq मतलब 1 माइनस p. तो इसलिए अवॉइड किया जाता है. सी यहाँ पे क्या आ रहा है, np 1 माइनस p. सो अगर p 0 के बहुत क्लोज आ गया तो वैल्यू 0 हो जाएगी. p अगर 1 के बहुत क्लोज है तो ये वाली 0 हो जाएगी. तो वेरिएंस कहीं ना कहीं 0 को अप्रोच करने लगेगा, है ना, लाइक होगा. बट n लार्ज है तो वो बैलेंस कर सकता है, बट जनरली वी ट्राई टू, है ना. सो कोई ऐसे p बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं है. बुक्स में अगर आप देखोगे तो बुक्स में लिखा रहता है कि p इज समवॉट क्लोज टू हाफ, ऐसा कुछ, हाफ के आसपास हो, 1/2 के आसपास हो, ऐसा कुछ. या जनरली कोई कंडीशन नहीं आता p पे जनरली. तो अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आता है, सो व्हेन x इज नॉर्मल दिस, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x. जब आपका x नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो कैसे फाइंड करो प्रोबेबिलिटी. अब सर कंटिन्यूटी करेक्शन करेंगे तो हाँ, अदरवाइज 0 हो जाएगा. अगर आप नहीं करेंगे तो प्रोबेबिलिटी 0 आ जाएगी. तो देखो फिर से जैम के एग्जाम में जो क्वेश्चन इस पे आया है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यूज नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल एंड देन सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो लाइक यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट है. नाउ यू आर अप्रोक्सीमेटिंग एज अ कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन. सो ये प्रोबेबिलिटी निकालने से पहले यू हैव टू डू कॉन्टिन्यूटी करेक्शन. तो वो क्या होता है, सो यू हैव टू टेक प्रोबेबिलिटी x माइनस हाफ टू x प्लस हाफ, ऐसा. तो ये प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको ये करना पड़ेगा. फिर क्या करोगे, नाउ यू नो ऑलरेडी कि डायरेक्टली नॉर्मल में इंटीग्रेट करना उतना आसान नहीं है. मतलब फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑन एन इंटरवल इन केस ऑफ नॉर्मल. तो क्या करते हो आप, जब भी नॉर्मल में कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है मुझे, सो आई विल कन्वर्ट दैट इनटू स्टैंडर्ड नॉर्मल. उससे आसान हो जाता है बिकॉज वी हैव वो फाई की वैल्यू होती है ना, स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल यूज करना पड़ता है, फाई की वैल्यू होती है. तो हम क्या करेंगे, सो अच्छा क्वेश्चंस मैंने बहुत ज्यादा कराए नहीं इस पे अभी. सो np upon root under npq, q is 1 minus p, so that quantity will be more than same, है ना. आप वही चीज आप यहाँ पे करोगे. so you will do the same thing. फिर उससे phi के टर्म में कुछ वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना. तो यहाँ पे अब अप्रोक्सीमेट कर लो इसको. so होगा क्या, इस तरीके से. सो x माइनस हाफ माइनस np और x प्लस हाफ माइनस np. सो लाइक आपको पता होगा ना, सो हमने प्रोबेबिलिटी में पढ़ा था, दिस इज एक्चुअली, अभी तो ये z हो गया, लास्ट क्लास में देखा था हमने कि if x इज नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर देन x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा. सो लाइक मैं बताया था जल्दी क्या होता है, जब x आपके पास है नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, सो x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, this has name z and it has distribution normal 0 1. जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, फॉर एग्जांपल x more than a less than b, इस केस में
So what we do, एक मिनट, so ठीक है, तो x मोर देन a लेस देन b, सो प्रोबेबिलिटी x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, सो यहां भी आप करोगे a माइनस बी अपॉन सिग्मा लेस देन सॉरी a माइनस म्यू देन b माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ऐसा हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू जो होगी, तो ये आ गया आपके पास, दिस विल बी लाइक प्रोबेबिलिटी कैपिटल Z मोर देन a माइनस म्यू बाई सिग्मा लेस देन b माइनस म्यू बाई सिग्मा। तो ये आ गया CDF ऑफ Z एट b माइनस म्यू बाई सिग्मा माइनस CDF ऑफ Z एट a माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। एंड यू नो ऑलरेडी जो स्टैंडर्ड नॉर्मल का CDF है उसका एक बहुत स्पेशल नोटेशन है फाई, सो वी यूज कैपिटल फाई एज द CDF ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल। तो ये फाई हो जाएगा फाई ऑफ b माइनस म्यू बाई सिग्मा माइनस फाई ऑफ a माइनस म्यू बाई सिग्मा। और ये जो है इसकी वैल्यू आपको टेबल दे रखी, एग्जाम में अगर जरूरत पड़ेगी तो उस क्वेश्चन में गिवन होगा या फर्स्ट पेज पे इंट्रोडक्शन में गिवन होगा। तो आपको स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल लेके जाने की जरूरत नहीं है, वो जिसकी क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किए जाते हैं तो जो फाई की जरूरत पड़ेगी वो गिवन होगा क्वेश्चन में। सो ये जनरली टेक्निक है किसी नॉर्मल में प्रोबेबिलिटी निकालने का, मैं ये बता रहा था, ठीक है ना। तो सेम चीज मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ, एक्चुअली सेम चीज मैं यहाँ कर रहा हूँ कि अगर ये मुझे निकालना है सो आई विल डू दिस। सो यहाँ पे क्या होगा, ये कहीं ना कहीं कैपिटल फाई, दिस विल बी कैपिटल फाई राइट पॉइंट, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, सो ऐसा आ गया। सो ये टेक्निक है हाउ टू सॉल्व, है ना। अब क्या होगा, जैसे मान लो कोई इंटरवल भी है, सो लेट्स से यू हैव इंटरवल लाइक दिस कि प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b। सो यहां पे भी क्या है, इनिशियली योर x इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपको यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी करेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि होगा क्या, इन केस ऑफ बाइनोमियल इक्वल टू a इक्वल टू b है, तो a और b पे मास होगा एक्चुअली, एंड ए बी पॉइंट पे क्या होगा, मास होगा। और तो जब आप कन्वर्ट करो, यू आर अप्रोक्सीमेटिंग एज अ नॉर्मल, जब आप इसको अप्रोक्सीमेट करो एज अ नॉर्मल, सो यू विल राइट इट कि x मोर देन लाइक a माइनस हाफ टू b प्लस हाफ, वैसे करके आप देन यू विल सॉल्व इन सिमिलर वे, जैसे मैं ऊपर कर रहा था सेम तरह से कैलकुलेशन हो जाएगा। तो ये जो अब ये मैं कर रहा हूँ इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूटी करेक्शन। सो मतलब डिस्क्रीट टू कॉन्टिन्यूअस में हमने ब्रेक किया है, तो इसको हम कॉन्टिन्यूअस कर रहे हैं, तो पॉइंट पे जो मास है उसको हम लोग कंसीडर करने के लिए हाफ से जो राइट लिमिट है उसमें हाफ ऐड किया, जो लेफ्ट लिमिट उससे हाफ सब्ट्रैक्ट किया, ताकि उस पॉइंट की प्रोबेबिलिटी इंक्लूड हो जाए। ठीक है जी, देखो इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। सर n की कितनी वैल्यू होनी चाहिए मिनिमम, तब हम कहेंगे कि हम अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं। अब बुक्स में ऐसे आप देखोगे जनरली लोग लिखते हैं 30 या 40 इस तरह लिखा रहता है, लेकिन आपको यहाँ पे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम में अलग से लिखा रहता है कि आपको नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन यूज करना है। तो जनरली बुक्स में अलग अलग टर्म्स रहते हैं, कहीं लिखा रहता है NP मोर देन इक्वल टू 10 होने चाहिए। सो डिफरेंट बुक के डिफरेंट उस तरह से नोटेशंस रहते हैं। जनरली 30-40 लोग कंसीडर करते हैं, बट यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ऐसा, ठीक है ना। वो क्वेश्चन में जनरली होता है, यहाँ पे हम लोग वेरी लार्ज के लिए बात कर रहे हैं, सो वी आर टॉकिंग अबाउट वेरी लार्ज n के लिए, तो उसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो जैम गेट में क्वेश्चंस आए हैं उसमें एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है, क्योंकि वो ये मान रहे बच्चों को कैसे पता चलेगा कि यूज करना है। तो जनरली n बहुत लार्ज है, जहाँ पे आपको कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम, मतलब ये कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आ रही है, देन यू कैन यूज दैट। डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हो, एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी आ जाएगी।
सो जनरली 30 है ना, मोर देन 30 इस बुक में लिखा रहता है, ऐसा कुछ है ना, बट वही हार्ड एंड फास्ट नहीं है। मुझे लगता है कि n लार्ज है मतलब n वेरी लार्ज क्वांटिटी होगा इस तरह से। सर अगर ये प्रोबेबिलिटी ए लेस देन एक्स लेस देन बी होती है तो नहीं करते हैं इसका ट्रेड। हाँ, उसमें जरूरत नहीं है। अगर मान लो स्ट्रिक्टली होता तो जरूरत नहीं होता। हाँ, अगर स्ट्रिक्ट है तो कोई जरूरत नहीं है कंटिन्यूटी करेक्शन की। सपोज सर जैसे अगर इसको स्ट्रिक्ट के टर्म्स में लिखें हम तो ये हो जाएगा x लेस देन b प्लस 1 और ग्रेटर देन a माइनस 1। तो वैसे नहीं कर सकते क्या? अच्छा, यहाँ पे a माइनस 1 b प्लस 1 ऐसा कह रहे हो आप? ये सर अगर जैसे हम डिस्क्रीट को कन्वर्ट करें स्ट्रिक्टली लेस तो b प्लस 1 कर देंगे तो a माइनस 1 कर देंगे सर। माइनस 1 प्लस 1 क्यों करना है? हाफ करना है ना। जैसे सर मैं कंटीन्यूअस में नहीं कर रहा, मैं केवल डिस्क्रीट में करना चाह रहा हूँ, मतलब लेस देन इक्वल टू को केवल लेस देन। बट जरूरत क्यों है? डिस्क्रीट में क्यों जरूरत है आपको करने की? ताकि सर मतलब जैसे आप कह रहे थे ना कि अगर वो स्ट्रिक्टली गिवन है तो मैं कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, वैसे जनरली कर सकते हैं। यहाँ पे तो अगर डिस्क्रीट टू डिस्क्रीट कन्वर्ट हो रहा है, फॉर एग्जांपल हम बाइनोमियल से पॉइजन में कर रहे थे, तो अगर मुझे पॉइजन में ये निकालना है तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी, क्योंकि ए पॉइंट पे मास पॉइजन में भी कंसीडर होगा बी पे। अगर मैं बाइनोमियल टू पॉइजन कर रहा हूँ सो x इज इक्वल टू ए, तो पॉइजन में भी कंसीडर होगा ना, छूट तो रहा नहीं है। कब वो पॉइंट कब छूट जाएंगे? जब कॉन्टिन्यूअस में आप कन्वर्ट कर रहे हो तभी प्रॉब्लम आएगी ना। हाँ, तो वो आप जो कह रहे हो ठीक है, वो जनरली किसी भी क्वेश्चन में ऐसा कर सकते हैं, है ना, मोर देन a माइनस 1 लेस देन b। बट यहाँ कई बार लोग ये पूछते हाफ ही क्यों? तो ये तो एक कन्वेंशन है, लाइक फिर वही बोल रहा हूँ, कन्वेंशन क्या है कि लाइक जो हमारे शुरू से जो बुक्स में लिखा है या जो चलता आ रहा है वही हम कर रहे हैं। यहाँ पे 1/3 ऐड सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं किया या 1/4 क्यों नहीं किया? तो इसका सिंपल लॉजिक वही है कि लोग जैसे बुक्स में क्या है हाफ ले किया है, या जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया टॉपिक उन्होंने हाफ लिया, तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं। कर सकते हैं 1/4 भी ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आंसर थोड़ा आगे पीछे होगा। बट जो कन्वेंशन है दैट कन्वेंशन इज वी आर टेकिंग हाफ, ये चीज है। तो दिस इज द मतलब हाँ यस सर इसके में और जो हम लोग सेंट्रल लिमिट थ्योरम पढ़ते हैं और ये अप्रोक्सीमेशन दोनों सेम चीजें हैं कि कुछ अलग अलग है? अलग अलग है। यहाँ पे जो अप्रोक्सीमेशन पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है ध्यान दो। यहाँ n क्या है आपका और वहाँ पे n क्या है, ध्यान दो। सेंट्रल लिमिट थ्योरम में n क्या होता है, यहाँ पे n क्या है। n तो सेम ही है, मीनिंग अलग अलग है, आप ध्यान दो। मैंने लास्ट टाइम भी यही बताया था किसी को, है ना। यहाँ पे आपका n पैरामीटर है डिस्ट्रीब्यूशन का, चाहे वो बाइनोमियल np था, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन में क्या हो रहा है कि पैरामीटर अप्रोच कर रही है इंफिनिटी पे। सेंट्रल लिमिट थ्योरम में क्या होता है, वहां पे n क्या है, कोई बताओ मुझे। सेंट्रल लिमिट थ्योरम में n क्या है? व्हाट इज n इन केस ऑफ सेंट्रल लिमिट थ्योरम? सैंपल साइज। सो यू हैव x1 x2 x3 xn, देयर आर n रैंडम वेरिएबल्स और यू हैव अ सैंपल ऑफ साइज n। तो वहां n को डिस्ट्रीब्यूशन से कोई मतलब नहीं है, यहाँ n का डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब है। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस तरह क्वेश्चंस में कि तो एक्चुअली क्या है कि हेयर इन अप्रोक्सीमेशन केसेस वी आर अप्रोक्सीमेट, जो पैरामीटर्स हैं वो अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी को या लार्ज है, वहां पे सैंपल साइज है ना, इस तरीके से। और सेंट्रल लिमिट थ्योरम ये कहता है कि जो हमारा एनी डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो जो सैंपल मीन है वो नॉर्मल को अप्रोच करेगी, है ना, चाहे कोई भी पॉपुलेशन कुछ भी कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो। यहाँ ऐसा नहीं कहा जा रहा, यहाँ कुछ पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम पढ़ रहे हैं, हमने सबके लिए नहीं कहा कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना। सो यहाँ बाइनोमियल को हम अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं पॉइसन में, बाइनोमियल को नॉर्मल में, अभी हमने हाइपरज्योमेट्रिक को बाइनोमियल में कन्वर्ट किया। सो इन सब केसेस में जो पैरामीटर्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन के, सिंगल रैंडम वेरिएबल यहाँ पे है, यहाँ पे मोर देन वन रैंडम वेरिएबल नहीं है, वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगल रैंडम वेरिएबल हियर। In case of central limit theorem, we have n random variables. They are IID, n IID random variables है। तो वहाँ sample size n है, यहाँ पैरामीटर की वैल्यू n है। So that is different thing. Okay, so next क्या है? Similarly, if you approximate, next is normal approximation to Poisson, है ना? Normal approximation to Poisson. तो फिर से वही है कि x इज अ पॉइसन लैम्डा। अब यहाँ पे भी क्या होगा सर, लैम्डा इज अ पैरामीटर
सो व्हेन, तो यहाँ पे आप जानते हो अगेन x इज इक्वल टू x, सो e रेज टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज टू पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, x 0 1 2 डॉट 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 इस तरह से चलेगा। अब जब लैम्डा लार्ज है ना, व्हेन लैम्डा इज लार्ज, सो वी अप्रोक्सीमेट, है ना, सो वी अप्रोक्सीमेट x एज, जो x का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, तो अब आपके पास नॉर्मल, सो अगेन यू नो पॉइजन है केस में मेन क्या होता है पॉइजन में, लैम्डा, एंड वेरिएंस कितना है, ये भी लैम्डा है। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारा लैम्डा कॉमा लैम्डा होगा। तो x को जब अप्रोक्सीमेट करेंगे तो नॉर्मल लैम्डा कॉमा लैम्डा। सिमिलरली अगर आप किसी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, सो सेम यू विल डू व्हाट, कि x की वैल्यू स्मॉल x माइनस हाफ टू कैपिटल X इस तरीके से आ जाएगा। अगर ऐसा है x मोर देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b, सो प्रोबेबिलिटी x मोर देन a माइनस हाफ टू b प्लस हाफ, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे जैम के क्वेश्चन में ऐसा रहता है आंसर, अगर आप कंटिन्यूटी करेक्शन नहीं भी करोगे तो भी आंसर वो मैच करता है, मतलब रेंज ऐसा दे रखा है जो क्वेश्चन आए हैं उसमें। सो इफ यू आर सॉल्विंग विदाउट कंटिन्यूटी करेक्शन, स्पेशली इस तरह के इंटरवल में बात कर रहा हूँ मैं, उसमें नहीं इसमें, तो आंसर सेम ही आएगा। अब फिर से वही नॉर्मल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप जेड में करके ये 5 में आ जाएगा, 5 समथिंग माइनस 5 समथिंग, है ना। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 5 समथिंग माइनस 5 समथिंग, ये क्वेश्चन से समझ आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। सो जस्ट आप जानते हैं ना ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है मेरा, तो आई कैन अप्रोक्सीमेट इट एज, सो यहाँ x माइनस लैम्डा अपॉन रूट अंडर लैम्डा जो कि z हो जाएगा, एंड z का डिस्ट्रीब्यूशन होगा नॉर्मल 0 1, और नॉर्मल 0 1 जो कि स्टैंडर्ड नॉर्मल है, तो उसका जो CDF है वी राइट इट कैपिटल 5 CDF, और ये वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन होगी या स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल से हम लोग यूज कर सकते हैं। सो ये हो गया थ्योरीज, तो इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखो कुछ इसमें समझना बस इतना ही है कि हम एक डिस्ट्रीब्यूशन को दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन में लिख रहे हैं, पैरामीटर्स बस मैच कराने हैं। जैसे बाइनोमियल NP था, अब n लार्ज है p स्मॉल है, सो वी वांट टू अप्रोक्सीमेट इज पॉइजन, सो पॉइजन में मुझे लैम्डा की रिक्वायरमेंट है, तो बस यही समझना व्हाट इज दैट लैम्डा, सो इन दैट केस द लैम्डा इज n into p, हो गया पॉइजन अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल। अब जैसे नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल, तो बाइनोमियल NP है, अब मुझे नॉर्मल में अप्रोक्सीमेट करना है कब, जब n लार्ज क्वांटिटी है, p जनरली हाफ के आसपास होगा, सो इन दैट केस, या p कुछ भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां लिखा रहेगा अगर यूज नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन। सो इन दैट केस व्हाट विल डू कि x का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होगा। अब नॉर्मल में क्या क्या पैरामीटर चाहिए मुझे, मीन एंड वेरिएंस, सो जो बाइनोमियल का मीन है वही नॉर्मल का मीन बन जाएगा, जो बाइनोमियल में वेरिएंस है वही नॉर्मल का वेरिएंस बन जाएगा। सो NP इज द मीन ऑफ नॉर्मल, NPQ इज द मीन ऑफ वेरिएंस ऑफ नॉर्मल, ये हो गया। फिर था जैसे पॉइजन को नॉर्मल में अप्रोक्सीमेट करना है, तो वी हैव x एज अ पॉइजन लैम्डा, वी वांट टू अप्रोक्सीमेट इज एज अ नॉर्मल, तो नॉर्मल में म्यू सिग्मा स्क्वायर चाहिए, तो जो पॉइजन का मीन है लैम्डा वही नॉर्मल का मीन होगा, जो पॉइजन का वेरिएंस है लैम्डा वही नॉर्मल का वेरिएंस होगा। देन हमने देखा कि हाइपर ज्योमेट्री को मुझे कन्वर्ट करना है बाइनोमियल में, सो कैपिटल N कैपिटल M लार्ज है, सो वहाँ पे कैपिटल M अपॉन कैपिटल N P में कन्वर्ट होता है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म बनेगा, सो दैट विल कन्वर्ट टू अ नंबर स्मॉल p, तो इन दैट केस दैट हाइपर ज्योमेट्रिक जिसमें 3 पैरामीटर है, कैपिटल N कैपिटल M स्मॉल p, दैट कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज अ बाइनोमियल NP, तो p यहाँ पे जो होगा कैपिटल M अपॉन कैपिटल N है। सो ये थ्योरीज हो गई जो अप्रोक्सीमेशन के जनरली इस पे क्वेश्चंस आए। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो एग्जाम में आए हैं, देखो जैम के एग्जाम में, तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, कुछ ऐसा खास नहीं है, बस आपको पैरामीटर्स ध्यान रखना है कि ये प्रॉक्स में डबल p होता है ना, तो ये प्रॉक्स के स्पेलिंग बताना कोई, क्या है डबल p सिंगल p, कैसे प्लेस होगा, डबल p ROAX, ए नहीं x,
एप्रोक्सीमेशन। चलो एक तो ये क्वेश्चन आया, तो ये जैन 2000 आई थिंक कब का है, 2016 का है ये। सो क्या बोल रहा है ये, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि y बी द बाइनोमियल 72,1/3। देखो 72 थोड़ा लार्ज क्वांटिटी है, p 1/3 है, रैंडम वेरिएबल यूजिंग नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो आपको क्वेश्चन में बता रखा है कि यू है ना, व्हाट यू हैव टू डू यूजिंग नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस इज। सो इजी है ना, क्या करेंगे हम लोग। सो मेरे पास जो है अब क्या है, मेरे पास x की वैल्यू y जो है बाइनोमियल 72,1/3 है एंड वी हैव टू अप्रोक्सीमेट इट एज अ नॉर्मल। सो नॉर्मल का पैरामीटर क्या होगा भाई बताओ, क्या क्या पैरामीटर लिखूं। 24,16 np, सो np 24 ना, हाँ, और 16, ओके। तो ये हमारे पास आ गया y का डिस्ट्रीब्यूशन। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस, अब मुझे ये यूज करना है, ये क्वेश्चन सजेस्ट कर रहा है। सो वी हैव टू यूज दिस। तो बस यहाँ इतना ही समझना है कि व्हाट इज अ पैरामीटर, अब तो बाकी हम कर ही लेंगे सॉल्व। सो अब मेरा इंस्टेड ऑफ बाइनोमियल 72,1/3 आई हैव टू यूज डिस्ट्रीब्यूशन y हैज नॉर्मल 24/16। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन में मुझे ये प्रोबेबिलिटी चाहिए। सो प्रोबेबिलिटी y मोर देन इक्वल टू 22 लेस देन इक्वल टू 28। अब इस क्वेश्चन में ऐसा है कि आप कॉन्टिन्यूटी करेक्शन करो तब भी, नहीं करो तब भी आंसर मैच होता है। मतलब ये एक्चुअली क्योंकि न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है तो वहाँ एक रेंज देता है, इतना सफिशिएंट रेंज दे रखा है कि आंसर मैच हो रहा है। बट आई विल सजेस्ट यू टू यूज, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि क्योंकि अप्रोक्सीमेट ही तो करना है ना, तो आप अप्रोक्सीमेशन कर लो या बिना अप्रोक्सीमेशन करोगे तो भी, मतलब कॉन्टिन्यूटी करेक्शन यूज करो या ना करो। अगर नहीं करोगे तो क्या होगा देखो। सो y माइनस मीन है 24 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन 4 है, मोर देन इक्वल टू 22 माइनस कितना, मतलब दोनों तरीका है। मैं ये कह रहा हूँ यू सॉल्व यूजिंग बोथ वे, जस्ट समझने के लिए। कॉन्टिन्यूटी करेक्शन में अगर यूज करूंगा सो आई विल, और मजे की बात क्या है, फाई की वैल्यू दे रखी है, यहाँ जो फाई जरूरत पड़ेगी वो भी गिवन है क्वेश्चन में, और यहाँ से फाई की जरूरत पड़ेगी वो भी गिवन है क्वेश्चन में, क्योंकि उनको भी पता है कुछ बच्चे यूज करेंगे कुछ नहीं यूज करेंगे। तो आंसर दोनों से उन्होंने मतलब सेम एग्जैक्ट नहीं आएगा, बट जो आंसर आएगा वो रेंज में है। और फाई की जरूरत जो इस तरीके से पड़ेगी और जो यहाँ से पड़ेगी लाइक 28। सो यहाँ हम क्या कर रहा हूँ मैं, y विल टेक मोर देन 21.5 टू 28.5, ठीक है ना। सो ये लिखूंगा, आप इस तरीके से सॉल्व करो या इस तरीके से सॉल्व करो, दोनों केस में आंसर करेक्ट आएगा। सो देखो करके देखते हैं। सो यहाँ विदाउट कॉन्टिन्यूटी करेक्शन, तो यहाँ पे मैंने किया कॉन्टिन्यूटी करेक्शन कि डिस्क्रीट था कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट किया, 22 28 पे मास है, सो उसको इंक्लूड करने के लिए हमने लेफ्ट लिमिट में हाफ माइनस किया, राइट लिमिट में हाफ प्लस किया। सो अब आप देखिए 28 यहाँ पे मैं वह करता हूँ माइनस 24 अपॉन 4, यहाँ 22 माइनस 24 अपॉन 4। सो आपके पास ये z बन जाएगा, कैपिटल Z, Z इज स्टैंडर्ड नॉर्मल, तो यहाँ आ गया 4 अपॉन 4 1, देखना भाई कैलकुलेशन। तो यहाँ से कितना -2/4, ठीक। तो ये वाला आएगा phi of 1 minus phi of minus 0.5, एंड वी नो phi of माइनस के जो एक फॉर्मूला होता है, तो ये आप याद रखना। phi of मतलब phi के बारे में बता देता हूँ, देखो। सो ये जो phi हम यूज कर रहे हैं, सो z इज नॉर्मल 0,1, तो phi जो यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से phi एट k मैं बोल रहा था, तो इसका मतलब हुआ CDF ऑफ z एट k, इसका मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू k। और अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन देखो, सो लेट्स से दिस इज 0
सो ये z और ये PDF है z का PDF, ठीक। तो ठीक है ना, तो इसका मतलब मान लो सपोज दिस इज k और here it will be minus k. This distribution is symmetric about 0. तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी z लेस देन माइनस के इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी z मोर देन के, राइट? सही बोल रहा हूँ ना? लेस देन दिस बिकॉज ऑफ इट इज सिमेट्रिक. तो सिमेट्रिक ऐसे लिख सकते हैं ना, तो सिमेट्रिक है सो वी कैन राइट लाइक दिस. ये PDF है, इधर z है उधर PDF उसका. सो यहाँ से क्या, इसको तो ये तुम चाहो तो है ना इक्वलिटी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है. देखो ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, तो कॉन्टिन्यूअस में इक्वल टू लगाओ छोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज पॉइंट पे मास होता नहीं है. डिस्क्रीट में इंपॉर्टेंट है, यहाँ कोई जरूरत नहीं है. हम मैंने नहीं लगाया तो भी इसको मैं फाई ऑफ माइनस के लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इक्वलिटी है तो भी नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज पॉइंट पे मास नहीं है. और ये आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी कैपिटल Z लेस देन इक्वल टू k. तो कहने का मेरा मतलब यहाँ मैं क्या प्रूव करना चाह रहा हूँ, फाई ऑफ माइनस के इज 1 माइनस फाई ऑफ k. बस बताना चाह रहा हूँ तुम्हें कैसे ये फॉर्मूला आया. सो फाई ऑफ माइनस के इज इक्वल टू 1 माइनस फाई ऑफ k. ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी है ना, ये फाई ऑफ माइनस के है और ये 1 माइनस फाई ऑफ k सेम ही चीज है. सो ये फॉर्मूला वहाँ यूज करूंगा मैं. सो यहाँ पे उसको यूज करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, सो दिस इज इक्वल टू फाई ऑफ 1 माइनस, यू ओपन इट 1 माइनस फाई ऑफ 0.5. तो सिंप्लीफाई करके ये आ गया फाई 1 प्लस फाई ऑफ 0.5 एंड माइनस 1. इस तरीके से फाई ऑफ 1 प्लस फाई ऑफ 0.5 माइनस 1. सो ये आपका आ गया. अब आप सोच रहे हो ये क्या है, ये कहाँ से आएगा. तो आप अगर उस साल का पेपर देखो, चलो पहले इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, एक साथ सारी फाई की वैल्यू लिख लेंगे. देखो तो इस तरीके से अगर यहाँ में क्या किया था कॉन्टिन्यूटी करेक्शन. सो अब क्या करोगे, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नहीं फाई ऑफ 0 हाफ होता है. तो देखो ये फाई 0 है ना, तो फाई ऑफ 0 का मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी कैपिटल Z लेस देन इक्वल टू 0. और चूंकि ये सिमेट्रिक है 0 के अबाउट, तो इस ठीक है ना, तो इसके लेस देन होने की प्रोबेबिलिटी हाफ है. सो फाई 0 हाफ होता है. ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये एग्जाम में गिवन नहीं होगा, क्योंकि ये ऑब्वियस है और ये बहुत ट्रिवियल है कि 0 के लेस देन प्रोबेबिलिटी हाफ है, मोर देन प्रोबेबिलिटी हाफ है. तो फाई 0 हमेशा हाफ होगा. फाई क्या है, CDF ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, ये वाला है ना. So this is CDF, yes, CDF of normal 01, CDF of normal 01. तो उसका नोटेशन फाई है. ठीक है, तो अगेन अभी y मेरा नॉर्मल है, so y is normal 2416. so क्या करोगे, y माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन. so 28.5 माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन. यहाँ पे 21.5 माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन. अच्छा सॉरी गलती हो गया, एक मिनट. अच्छा एक मिनट, तो मीन 24 है, स्टैंडर्ड डेविएशन वो है. अच्छा हाँ गलती हो गया, 24/4. सो यहाँ 21.5 माइनस 24/4 और यहाँ 28.5 माइनस 24/4. तो यहाँ से आपके पास आ गया, दिस इज योर Z, y minus mean upon standard deviation. so this is the standard normal random variable now. तो ये z हो गया more than, इसको सिर्फ करो तो क्या होगा ऊपर 3.5 सॉरी माइनस 625. अच्छा ठीक है 625. ओके सो माइनस 0.625. राइट साइड क्या है, 1.125. ओके देखिए, सो इसको लिखेंगे अगेन यूजिंग फॉर्मूला ऑफ CDF. तो हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी यूजिंग CDF है ना, हमने पढ़ा था हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी यूजिंग CDF. तो ये प्रोबेबिलिटी है, तो इसको CDF के टर्म में लिख सकते हैं फाई ऑफ 1.125 माइनस फाई ऑफ माइनस 0.625. अगेन फाई ऑफ माइनस के 1 माइनस फाई के, तो उस तरीके से ये सिंप्लीफाई हो गया आएगा
फाई ऑफ 1.125, इसको लिखोगे 1 माइनस, ये हो जाएगा प्लस फाई ऑफ 0.625 माइनस 1। तो अब मुझे क्या क्या जरूरत है? सो इसको अगर किसी ने इस मेथड से सॉल्व किया एग्जाम में तो उसको जरूरत है फाई ऑफ 1.125, फाई ऑफ 0.625 से। किसी ने अगर इस तरीके से सॉल्व किया तो उसको जरूरत है फाई 1 की, फाई 0.5 की। और एग्जाम में ये चारों गिवन है आपको, क्योंकि उनको भी पता है ना कि बच्चे कैसे सॉल्व करेंगे। देखो तो इसको हम देखते हैं इसके पेपर में फर्स्ट पेज पे। ये 2016 का पेपर है। अब देखिए सी, तो यहाँ आपको सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, आप इसको पुट कर लो, ठीक है। सो ये फर्स्ट पेज पे इंफॉर्मेशन, अभी कुछ लोगों को लास्ट टाइम में डाउट हो रहा था ना कि दिया होगा को यहाँ गिवन रहता है, जैसे एक्सपोनेंशियल लैम्डा लिखा होगा नोटेशन, तो उसकी मीनिंग क्या है ये लिखा हुआ है ना, यहाँ पे लैम्डा रेट हो गया, मीन 1/लैम्डा हो गया। इस तरीके जो भी नोटेशन यूज करेगा वो एक्सप्लेन किया होता है। ये देखो स्मॉल फाई इज द पीडीएफ ऑफ नॉर्मल 01, कैपिटल फाई इज द सीडीएफ ऑफ नॉर्मल 01। ये फर्स्ट पेज पे सारे नोटेशंस एक्सप्लेन किए होते हैं कि आईआईडी का मतलब क्या है, बाइनोमियल एमपी का, पॉइजन का, नॉर्मल का, एक्सपोनेंशियल का क्या मतलब है, तो ये सब एक्सप्लेन करता है ना। काई स्क्वायर एन अल्फा, इसमें भी कंफ्यूजन होता है कई बार, कुछ बुक में देखोगे काई मतलब ये आगे आएगा, ये जो नोटेशन यूज किया ना काई स्क्वायर एन अल्फा, कुछ में होता है उसके आगे की प्रोबेबिलिटी अल्फा है, कुछ में पीछे की प्रोबेबिलिटी अल्फा है। तो यहाँ पे क्या लिख रखा है, कांस्टेंट उस पॉइंट के आगे की प्रोबेबिलिटी अल्फा है। कुछ बुक में है ना, जैसे ये नोटेशन तुम देखोगे प्रसन्ना साहू वाली में, गुप्ता कपूर में अलग है, बीके रवैदगी में अलग है। तो कई बार नोटेशंस का प्रॉब्लम होता है, बच्चे अज्यूम कर लेते हैं, तो वहाँ गलती हो जाती है। एनीवे है ना, ये बी का मतलब यहाँ बीटा है, तो बीटा का आपको दे दिया है कि बीटा फंक्शन क्या होगा, है ना, ये भी बता रखा है। एनीवे तो हमें इसकी जरूरत है, सो देख लो ये वैल्यू पुट कर लो, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन में गिवन होगा फर्स्ट पेज पे, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है इट इज गिवन ऑन द फर्स्ट पेज। और किसी क्वेश्चन में बाकी जरूरत पड़ रही होगी, ठीक, तो इसको यूज कर लो। ठीक है, पुट कर लेते हैं। तो फाई 1 की वैल्यू जो दे रखी है इन्होंने 0.8413 और प्लस फाई 0.5 है 0.6915, 0.6915 माइनस 1, ये कैलकुलेट करो क्या आएगा। फिर ऐसे ही फाई ऑफ 1.125 दे रखा है 0.8697, 0.8697 प्लस फाई ऑफ 0.625 तो 0.7341, 0.7341 माइनस 1, तो कैलकुलेट करो 0.5328 फर्स्ट का, 0.5328, ओके। और इस वाले का 0.6038, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर है 0.5328, इस तरीके से आंसर है 0.6038। आंसर क्या है एक्चुअल, तो एक्चुअल आंसर देख लेते हैं। अभी देख लो किसी को इसमें डाउट है तो पूछो, दिस इज अ क्वेश्चन एंड दिस इज 2 वेज टू सॉल्व। सो मेनली है ना, जनरली आई विल रिकमेंड दिस वे। अगर इक्वलिटी लगा हुआ है तो, इक्वलिटी नहीं है देन यू जस्ट, अगर इक्वलिटी नहीं होता तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर लो, बट इक्वलिटी है तो यू कैन यूज दिस वे। सर यहाँ बाइनोमियल को नॉर्मल में जो कन्वर्ट किए इसको एक बार बता दीजिए। जी, तो बाइनोमियल का क्या पैरामीटर होता है बताओ मुझे, एनपी, और नॉर्मल में क्या पैरामीटर होता है, म्यू और सिग्मा स्क्वायर। हाँ तो म्यू। तो बाइनोमियल का मीन कितना है, बाइनोमियल में मीन क्या होता है, सर एनपी होगा ना सर, हाँ तो वही एनपी ना, ठीक है ना, तो यहाँ एनपी हो गया। और बाइनोमियल में वेरिएंस कितना होता है, सर एनपीक्यू, एनपीक्यू, तो एनपीक्यू यही तो किए हैं, देखो ध्यान से। तो यहाँ तुम्हारे पास n जो है 72 है, जो n है वो 72 है, p जो है 1/3 है, ठीक। तो अब इसको नॉर्मल बनाना है मुझे, तो नॉर्मल कैसे बनाएंगे, तो मीन रहेगा np और वेरिएंस npq, पुट करो यही आएगा। तो मीन तुम्हारा 24 आएगा, वेरिएंस 16 आएगा, चेक करो। हाँ, अच्छा कि ये पूछ लिया ना, कई लोगों को और भी डाउट हो सकता है। तो जब भी कुछ डाउट हो बिल्कुल पूछो, सीखना है तो क्वेश्चन पूछो।
सो NPQ इज 16, ठीक है। सो इस तरीके से ये कन्वर्ट हो गया। तो ये मीन वेरिएंस है ये नॉर्मल में, तो नॉर्मल बन गया, बाइनोमियल बन गया नॉर्मल। अब नॉर्मल से हमें आगे काम करना है, वो क्वेश्चन कह रहा है कि नॉर्मल से अप्रोक्सीमेट करो, है ना, क्योंकि बाइनोमियल से इसको कैलकुलेट करना काफी डिफिकल्ट है। अगर आप बाइनोमियल से सॉल्व करोगे तो क्या होगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी एट 22 प्लस 23 प्लस 24 प्लस 25, काफी टाइम लगेगा आपको। बाइनोमियल में कैलकुलेट करना भी डिफिकल्ट है, क्योंकि 72C22 72C23 ये सब काफी टाइम लगेगा, तो इसलिए अप्रोक्सीमेशन से इजीली हो गया। सर अगर स्ट्रिक्टली लेते नहीं तो हम कंटिन्यूटी करेक्शन नहीं यूज करेंगे क्या? हाँ, यूज करने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि आंसर पे भी मैच करेगा। और सर एक साइड पे स्ट्रिक्टली लेस देन और एक साइड पे लेस देन इक्वल टू है तो मतलब जहाँ पे इक्वल टू लगा है ना, वहां पे कॉन्टिन्यूटी करेक्शन यूज करो आप, ठीक है, जहाँ पे इक्वल टू लगा है, क्योंकि उस पॉइंट को इंक्लूड करना है उसमें। जैसे अगर हम जैसे आप नोटिस करो, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 0.6038 क्यों आई और यहाँ पे 53 क्यों आई, ये कम क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ एंड पॉइंट को इग्नोर किया है एक्चुअली। 22 पे और 28 पे जो मास आया होगा ना, वो हमने इग्नोर किया है यहाँ पे, इसलिए ये प्रोबेबिलिटी आई है। यहाँ पे क्या किया हमने, 22 को इसमें इंक्लूड किया है, 28 को भी इंक्लूड किया है, तो जो 22 एंड 28 पे जो मास है वो इसमें इंक्लूड हुआ है, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा आई है। तो कॉन्टिन्यूटी करेक्शन हम कब करेंगे, जहाँ इक्वलिटी लगाओ आप वहाँ पे यूज करो। ऐसा मुझे लगता है जैम वाले इतना केयर करेंगे कि आप नहीं भी कॉन्टिन्यूटी करेक्शन करोगे तो आंसर मैच करेगा, क्योंकि रेंज काफी सफिशिएंट है। जैसे इसी क्वेश्चन का देख लो, अगर इसका मैं आंसर देखूं, ये कौन सा नंबर क्वेश्चन था, तो ये हमारा 20 आई थिंक कौन सा था ये, देखो ये था ना 45 था। सो 45 का आंसर देखो, यू सी 45 नंबर क्वेश्चन क्या है, 0.52 से 0.62 है ना, एक 0.53 तुम्हारा आया था और एक 0.60 आया है, ठीक है ना, 0.53 आया था, एक 0.60 आया ना, तो ये इसका जो रेंज है 0.52 से 0.62 तक है, 45 का रेंज, ठीक है ना, तो आंसर दोनों से मैच करेगा, है ना, एक से 0.53 आ रहा है, एक से 0.60 आ रहा है, इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो ये किस ईयर का क्वेश्चन है, तो इसको देख लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है 2019 का है, तो एक 2016 पिछला वाला क्वेश्चन 2016 जैम एमएस का था, ये 2019 जैम एमएस का है। चलिए ट्राई करते हैं। So कह रहा है कि the lifetime in years of bulb is distributed as exponential 1, ठीक, तो किसी बल्ब की लाइफ टाइम जो है वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है विथ लैम्डा 1 है, यहाँ पे रैंडम वेरिएबल है, यूजिंग पॉइजन अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, अभी लिख दिया है ना, यूजिंग पॉइजन अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो आपको क्या करना है, बाइनोमियल को अप्रोक्सीमेट करना है पॉइसन में, देन आंसर कैलकुलेट करना है। तो द प्रोबेबिलिटी राउंड अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस दैट आउट ऑफ 50 रैंडमली चूजन बल्ब्स एट मोस्ट 1 फेल्स विद इन 1 मंथ। पहले तो क्वेश्चन समझने में कुछ लोगों को टाइम लगेगा, पहले पढ़ लो 2-3 बार, है ना। लैंग्वेज प्रॉब्लम थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है क्योंकि इसको मैथमेटिकली अब कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो यू रीड 2-3 टाइम्स ताकि आपको समझ आए, और आप चला बनाने की कोशिश करो। ये अभी लैंग्वेज में आप मैथमेटिकली इसको कन्वर्ट करो, बनाओ जरा कैसे, क्या फ्रेम करके देखो।
तो अभी इसका आंसर मैं तुम्हें दिखाया था, तो तुम्हें जाना है इंट्रोडक्शन में। अब जैसे एक्सपोनेंशियल मान लो 2 होता, तो अब ऑब्वियसली सबके मन में आएगा ये क्या है, ये वाला है या ये वाला है? बताओ, कुछ लोग बता देंगे कौन सा वाला है। कैसे पता चलेगा भाई? देखो जनरली क्या होता है, जनरली जो पैरामीटर होता है रेट होता है। रेट मतलब मीन का रेसिप्रोकल जनरली जो होता है, मतलब लेकिन हमें अज्यूम नहीं करना। तो जो आपके क्वेश्चन है इसका आंसर फर्स्ट पेज पे है। अब चाहो तो देख लो, मैं दिखा देता हूँ। देखो तो सो आई थिंक जहाँ तक जो मुझे चांस लग रहा है ये रेट रहता है। सो जो ये अगर पैरामीटर यूज करेगा तो इसका मतलब ये वाला होगा जनरली। एक मिनट सॉरी, मीन कितना आएगा इसका? रेट है ना, तो ये वाला होना चाहिए। जैसे एक्सपोनेंशियल लैम्डा जब आप लिखते हैं तो आप कौन सा यूज करते हैं? तो लैम्डा इज अ रेट, तो रेट लैम्डा, तो मीन क्या मतलब ये वाला ना, सॉरी e की पावर माइनस लैम्डा x, राइट? ये वाला पीडीएफ मतलब रेट लैम्डा है, तो मीन इसका पैरामीटर नहीं रेट रहता है। रेट इज जस्ट इनवर्स प्रोपोर्शनल ऑफ मीन, तो मीन यहाँ पे 1 बाई लैम्डा होगा। ये वाला ये होना चाहिए। तो देखो इसका आंसर, और तुम्हें अज्यूम बिल्कुल नहीं करना, तुम्हें एग्जाम में दे रखा है क्वेश्चन में कि कौन सा वाला है। सो इसके तुम फर्स्ट पेज पे जाओ और देखो फर्स्ट पेज पे लिखा होगा, ठीक है? तो इसका ये वाला लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा x, ये वाला पीडीएफ है। तो अगर 2 भी होता तो पीडीएफ होता 2 e की पावर माइनस 2x वाला, ठीक है? गिवन है, जैसे कहीं भी फाई है ना, फाई एक बता रखा मतलब क्या है, इस तरीके से टी, ये जो भी नोटेशंस यूज किया होगा उसका मतलब बता देगा। गामा का भी ऐसे कहीं यूज किया होगा, गामा का नोटेशन, तो वो बता रखा होगा फर्स्ट पेज पे गामा कौन सा वाला पीडीएफ है। चलिए आइए क्वेश्चन पे। देखो भाई, इसमें ना 2 चीजें हैं। एक तो तुमने कितने बल्ब चूज किए, कितने बल्ब चूज किए हमने? 50 रैंडमली चूजन बल्ब्स। सो n की वैल्यू अभी 50 है पहली बात, और एटमोस्ट 1 फेल्स विद इन 1 मंथ। तो मैं एक रैंडम वेरिएबल x डिफाइन करता हूं कि नंबर ऑफ बल्ब्स, सो नंबर ऑफ बल्ब्स फेल्स विद इन 1 मंथ। तो ये हो गया नंबर ऑफ ट्रायल, मतलब नंबर ऑफ ट्रायल तो 50 है, ये हो गया नंबर ऑफ सक्सेस इन n ट्रायल्स ना। सो सक्सेस यहाँ क्या है? बल्ब फेल्स विद इन 1 मंथ, ये सक्सेस हुआ है ना। बाइनोमियल में क्या होता है? x नंबर ऑफ सक्सेस, तो दिस इज नंबर ऑफ सक्सेसेस, और तो आपको क्या जरूरत है यहाँ पे? p की जरूरत है ना, आपको p चाहिए। अगर x आप बोलते हो कि x का डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल n, p है, तो क्वेश्चन है p क्या है ना? n तो पता है मुझे, n 50 है। आउट ऑफ 50 रैंडमली चूजन बल्ब्स, सो आउट ऑफ 50 ट्रायल्स एटमोस्ट 1 फेल्स विद इन 1 मंथ, तो एटमोस्ट 1 सक्सेस। तो मुझे प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है यहाँ पे कि एटमोस्ट 1 फेल्स विद इन 1 मंथ। तो फेल्स विद इन 1 मंथ को मैं सक्सेस अज्यूम कर लिया, दिस इज आवर सक्सेस। जब भी क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो, हेड टेल और भी था, जिसके बारे में पूछा वो सक्सेस है। सो लाइक फेल्स विद इन 1 मंथ, दिस इज आवर सक्सेस, फेल्स विद इन 1 मंथ इन दिस क्वेश्चन। तो प्रोबेबिलिटी x में ले रहा हूँ, नंबर एटमोस्ट 1, एटमोस्ट 1 मतलब क्या? ज्यादा से ज्यादा 1 ना। तो मुझे ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो बस मुझे p चाहिए। p क्या है? p को एक वर्ड में बताओ। तो p क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन 1 ट्रायल। तो प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब फेल्स विद इन, तो स्मॉल p का मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बल्ब फेल्स विद इन 1 मंथ। ये p का मीनिंग है, कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल p लिख देता हूँ। सो ये जो np है, द स्मॉल p इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ बल्ब फेल्स विद इन 1 मंथ। और वो शुरू में दे रखा है कि लाइफ टाइम जो है बल्ब की वो ईयर में है, एक्सपोनेंशियल 1। तो मैं थोड़ा सा एक नया रैंडम वेरिएबल इंट्रोड्यूस करता हूँ। सो लेट्स से t जो है लाइफ टाइम है बल्ब का, सो t इज
लाइफ टाइम ऑफ अ बल्ब, ठीक है ना, ईयर में है एक्चुअली। सो मुझे दे रखा है टी का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल 1 है, तो सो स्मॉल पी मेरा क्या होगा, बल्ब फेल्स विद इन 1 मंथ, तो 1 मंथ मतलब कितने ईयर, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन तो ईयर में है, 1/12। तो मुझसे पूछा है कि प्रोबेबिलिटी बल्ब फेल्स विद इन 1 मंथ, विद इन 1 मंथ, लेस देन 1, तो विद इन 1 मंथ मतलब ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1/12। अब प्रोबेबिलिटी t लेस देन 1, t लेस देन 1/12 इन केस ऑफ एक्सपोनेंशियल 1, सो मतलब ये हो गया ना CDF एट 1/12, CDF ऑफ t एट 1/12, t का PDF आपको पता ही चल रहा होगा, स्मॉल t हो गया e की पावर माइनस टी, टी मोर देन 0, ये होता है ना जी। तो कहने का मतलब ये है मेरा स्मॉल p क्या है आपका, व्हाट इज योर स्मॉल p हियर, दिस इज इक्वल टू व्हाट, CDF इसका क्या होता है आपको पता है ना, एक्सपोनेंशियल का CDF क्या होता है ना, तो ये 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा टी, तो 1 माइनस ई की पावर माइनस टी हो जाएगा, t मोर देन 0। अच्छा यहाँ पे 12 है एक्चुअली, तो t की जगह 12 रख दो, तो 1 माइनस ई की पावर माइनस 1/12, क्योंकि ये PDF है, तो इस PDF से जो CDF आता है वो CDF जो होगा t का, दैट इज 1 माइनस ई की पावर माइनस टी, ये है CDF आपका। सो इसको अप्रोक्सीमेट करो भाई, p कितना आएगा, या p तो नहीं, मुझे क्या चाहिए, मुझे कहाँ क्या अप्रोक्सीमेशन लगाना है यहाँ पे, अच्छा सॉरी, तो मुझे बाइनोमियल को पहले चेंज करना है मुझे। सो देखो ये जो x है ये मेरा, मुझे अप्रोक्सीमेट करना है इसको पॉइसन में, सो क्वेश्चन इज पॉइसन लैम्डा, सो व्हाट इज आवर लैम्डा हियर, n into p, सो लैम्डा इज n into p, तो n तो मेरा है 50 और p है मेरा 1 माइनस ई की पावर माइनस 1/12, बताओ भाई लैम्डा कितना है अप्रॉक्स, 3.997। हाँ था वो राउंड ऑफ कर लेते हैं उसको 4। अभी तक किसी को डाउट है आप क्वेश्चन पूछो, अभी तक जो आपको समझ नहीं आया तो, हाँ यहाँ तक। एक्चुअली इसमें क्या बोला है कि देयर आर 50 बल्ब्स वी आर सिलेक्टिंग, सो क्या प्रोबेबिलिटी एटमोस्ट 1 बल्ब विल फेल विद इन 1 मंथ, तो मैं x लिया नंबर ऑफ बल्ब्स फेल विद इन 1 मंथ, तो x का डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल है, तो n, p, n इज 50, p मुझे कैलकुलेट करना है, तो p जो है लाइफ टाइम है, तो लाइफ टाइम कैलकुलेट करने के लिए अलग से डिस्ट्रीब्यूशन दिया आपको। सो जो फर्स्ट लाइन है वो इंफॉर्मेशन एक्सपोनेंशियल 1 क्यों दिया, सो उस बल्ब की डिस्ट्रीब्यूशन जो लाइफ टाइम है वो एक्सपोनेंशियल फॉलो कर रही है, सो उसको यूज करके आपको फाइंड करना है क्या प्रोबेबिलिटी है कि बल्ब 1 महीने पहले फेल हो जाएगी, तो मतलब 1 महीने का मतलब 1/12 मंथ, तो 1/12 सॉरी ईयर, 1 month is equal to 1/12 year, so means probability t less than 1/12, so this is CDF at 1/12, so ये आंसर आ गया, this is a p और n यहाँ था तो np is 4। now we have to calculate probability x less than equal to 1, ये था ना at most 1, so at most 1 maximum 1 ना, तो so x is equal to 0 plus x is equal to 1, कैलकुलेट करके बताओ, x is equal to 0 plus x is equal to 1। now here you don't need to use binomial PMF, you have to use Poisson PMF, हाँ, so e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 0/0 फैक्टोरियल प्लस e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 1/1 फैक्टोरियल, और यहां से क्या हो जाएगा, सो इसको इक्वेट कर लो आप, क्या आंसर आएगा, 0.0917। दोनों मिला के, ये सब पूरा 0.09। हाँ तो ठीक है ना, तो ये लैम्डा पुट करो, लैम्डा को 4 रख दो यहाँ पे,
सर यहाँ पे लेमडा का वैल्यू जो 4 कैसे हुआ? 4 मल्टीप्लाई करो ना एन पी को। एन क्या है तुम्हारा 50, पी क्या है तुम्हारा 1 माइनस ई की पावर -1/12। अब कैलकुलेटर उठाओ, उसको ट्राई करो। कैलकुलेटर अलाउड है ना एग्जाम में, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करो, फोन में रहता है। 1 माइनस ई की पावर -12 निकालो, क्या आएगा, उसको 50 से मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आता है। चेक करो, बताओ। सर 49.999। कितना आ रहा है 49.999। 49.99 कैसे आ गया, ऐसा है क्या? ध्यान से पहले तुम कैलकुलेट करो। एटमोस्ट के लिए 1 कंसीडर कर सकते हैं। एटमोस्ट का अगर बाउंड्री है तो एटलीस्ट होगा। जैसे प्रोबेबिलिटी x लेस देन एटमोस्ट 1 फ्रॉम 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू। एक मिनट, एटमोस्ट का कॉम्प्लीमेंट एटलीस्ट होता है, किसने कहा तुम्हें? ये इंग्लिश में होता है, कुछ चीजें इंग्लिश में और मैथ्स में अलग अलग है, ठीक है ना। तो एटमोस्ट और एटलीस्ट दोनों में पॉइंट इंक्लूडेड रहता है, ठीक है ना। तो वैसा नहीं, कॉम्प्लीमेंट नहीं होता वो। एटमोस्ट का कॉम्प्लीमेंट एटलीस्ट नहीं होता है, ठीक है। एटमोस्ट 1 का मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 और लेस। एटलीस्ट 1 मतलब 1 और मोर, तो 1 कॉमन है दोनों में, तो कैसे कॉम्प्लीमेंट एटलीस्ट हो सकता है? तो इसका कॉम्प्लीमेंट लेते तो मोर देन 1 होगा एक्चुअली, ठीक है ना, इक्वल टू 9। सर जी सर मेरा जो लैम्डा का वैल्यू जो कैलकुलेट करने बोले वो सर मेरा 3.9977 आ रहा है। यस, तो अप्रोक्सीमेट कर दिया, 4 आ गया। जी सर, राउंड ऑफ करके। अब भाई निशा, तुम्हारा आंसर अभी तक आया कि नहीं, कि मैं कैलकुलेटर इसमें ओपन करूं? यस सर, आ गया। हाँ, इसमें 12 वेरिएंट। चलो अभी कैलकुलेटर में डाउनलोड करता हूँ, कभी क्लास के बाद, अगली बार कैलकुलेटर यूज करके भी दिखाऊंगा मैं। तो इसमें ना एक गेट कैलकुलेटर तुम डाउनलोड कर लेना तुम लोग भी, है ना, कोई भी कैलकुलेटर डाउनलोड कर लो। तो यहाँ पे साइंटिफिक कैलकुलेटर एक, चलो बाद में हम डाउनलोड कर लेंगे। तो इस तरीके से गूगल वालों का कर लें, ठीक है। चलो ये बाद में इंस्टॉल कर लेंगे इसको। तो आई थिंक ये क्वेश्चन ठीक है। इसमें थोड़ा सा है ना, ये मतलब वो हो गया क्योंकि लाइफ टाइम गलत डिस्ट्रीब्यूशन था, बाइनोमियल गलत। तो मेनली हमें बाइनोमियल से काम करेंगे, बाइनोमियल का डिस्ट्रीब्यूशन में पी निकालने के लिए मुझे लाइफ टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए था। सो ये एक्चुअली कैलकुलेट हुआ है। सर जी सर अगर लेफ्ट पॉइंट इंक्लूड नहीं है और राइट पॉइंट इंक्लूड है तो हम सिर्फ राइट पे ही कंटिन्यूटी करेक्शन यूज करेंगे ना? हाँ। तो ये सब ये अप्रोक्सीमेशन आ गया। ये तो न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस हैं एक्चुअली, गेट वाले। तो कैस्यू नट्स का एक क्वेश्चन होगा, स्पेलिंग क्या है?
चलो इसको ट्राई करो एक बार, टाइम है ना। बाइनोमियल 50,1 ये कैसे भाई? तो ठीक है, ये करो सॉल्व। तो ये क्या है, 2000 कैश्यू नट्स आर मिक्स्ड thoroughly in flour. The entire mixture is divided into 1000 equal parts and each part is used to make one biscuit. ठीक, तो assume that no cashew nuts are broken in the process. ठीक है, so a biscuit is picked up at random. The probability that it contain no cashew nuts is, एक बार इसको ट्राई करो। मैं दूसरा क्वेश्चन एक और ढूंढता हूँ। तो किस ईयर का था? ऑप्शन बी। ओके, हाँ कैसे? हाँ पॉइजन देखो सिंपल है। एक और तरीका है, यहाँ क्या 2000 कैश्यू नट्स हैं मिक्स्ड thoroughly in the flour. So 2000 cashew nuts को मिक्स किया thoroughly in the flour आटे के साथ. The entire mixture is divided into 1000 equal parts and each part is used to make one biscuit. So कितने बिस्किट टोटल बने हैं? 1000, ठीक है ना? हाँ टोटल 1000 बिस्किट्स बने हैं. So टोटल 1000 बिस्किट्स बनाए गए हैं फ्रॉम 2000 कैश्यू नट्स. अब एक क्या है ना, अब यहाँ क्या है कि इंटायर मिक्सर डिवाइड किया 1000 पार्ट में. ईच पार्ट इज यूज्ड टू मेक वन बिस्किट. तो एक बिस्किट में कितने कैश्यू नट्स हो सकते हैं? ऑन एन एवरेज 2. हाँ ऑन एन एवरेज 2 है एक्चुअली, क्योंकि आप ये देख रहे हो कि 2000 कैश्यू नट्स हैं एंड 1000 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया. तो ये नहीं कि हर सब में इक्वल इक्वल है, ऐसा नहीं है. यहाँ पे क्या है कि हो सकता है, अगर मैं पॉसिबिलिटी पूछ रहा हूँ तो इट मे बी दैट वन बिस्किट कंटेन नो कैश्यू नट्स और वन कैश्यू नट्स और 2 और 3 और 4 और मे बी अप टू 2000. मतलब हो सकता है कि 2000 और 2000 कैश्यू नट्स एक ही बिस्किट में आ गया हो. यहाँ ये कहना चाह रहा है. सी इसने कहा कि इंटायर मिक्सर इज डिवाइडेड टू 1000 इक्वल पार्ट. अब आपने यूनिफॉर्मली मिक्स किया था 2000 कैश्यू नट्स को, तो हो सकता है कि एक ही बिस्किट में सारे आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है. अब बोल रहा है कि assume that no cashew nuts are broken in the process, so a biscuit is picked up at random. तो एक बिस्किट चूज करने की क्या प्रोबेबिलिटी है? कितने बिस्किट टोटल है? टोटल 1000 है ना. सो सेलेक्टिंग वन बिस्किट प्रोबेबिलिटी इज 1/1000. ओके, एंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट कंटेन नो कैश्यू नट्स. अब डिपेंड करता है एक्स आप क्या लेते हो. एक्स है नंबर ऑफ कैश्यू नट्स, है ना, जो भी स्पेलिंग कैश्यू नट्स है. सो नंबर ऑफ कैश्यू नट्स इन वन बिस्किट, है ना. तो एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? देखो एक तो आप ये देख सकते हो कि आपको मीन ऐसे ही दिख रहा है. मीन देयर आर 2000 कैश्यू नट्स डिवाइडेड इनटू 1000 पार्ट. तो मीन नंबर ऑफ कैश्यू नट्स इन वन बिस्किट आप यहां से डिसाइड कर सकते हो डायरेक्टली, है ना. मीन नंबर ऑफ कैश्यू नट्स इन वन बिस्किट. सो ऑन एन एवरेज जो मीन है एक्चुअली कितना आएगा? 2 होगा ना, बिकॉज देयर आर 1000 कैश्यू नट्स एंड यू आर डिवाइडेड टू देयर आर 2000 कैश्यू नट्स divided into 1000 parts.
सो एवरेज जो होगा ऑनलाइन एवरेज 2 कैश्यू नट्स पर बिस्किट जाएगा, है ना। सो मेन तो 2 है, ठीक है। और सो नंबर ऑफ कैश्यू नट्स इन 1 बिस्किट, तो ऐसे मीन पता है तुम्हें, डायरेक्टली तुम पॉइजन अप्रोक्सीमेशन लगा के काम कर सकते हो, ठीक है ना। सो अगर तुम्हें मीन पता चल गया तो एक तरीका है कि सीधा पॉइजन अप्रोक्सीमेशन यूज कर लो। सो यू यूज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, क्या पूछा है, द प्रोबेबिलिटी दैट इट कंटेन नो कैश्यू नट्स। सो x बराबर 0 की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो एक तरीका ये है कि डायरेक्टली आपको मीन पता है तो पॉइजन अप्रोक्सीमेशन से आप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का वो पीएमएफ लगा लो, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 0/0 फैक्टोरियल। एक ये टेक्निक है कि पॉइजन अप्रोक्सीमेशन यूज कर लिया मैंने, डायरेक्टली मीन पता है तो कितना आ जाएगा, यहां से कैलकुलेट कर लो। बोलो भाई कितना आता है, 0.135। सो है ना, तो ये e की पावर -2 हो गया ना, इस तरीके से। दूसरी टेक्निक ये है कि आप ये सोचोगे ओके नंबर ऑफ कैश्यू नट्स इन 1 बिस्किट, सो इसका जो सपोर्ट है इट मे बी 0, इट मे बी 1, इट मे बी 2, इट मे बी 3, इट मे कंटेन 2000। ये टोटल सपोर्ट देखो, उसने कहा है कि थॉरोली आपने मिक्स किया था देन बनाए, तो वो ऐसा मिक्स हुआ कि हो सकता है एक बिस्किट में एक भी ना हो, 2, 3 हो, 4 हो, टोटल ऑन एन एवरेज 2 होगा, वो दिख रहा है, मीन मुझे दिख रहा है। तो यहाँ से यू कैन सजेस्ट वन थिंग कि इट हैज डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल n, p। तो n तो मेरा है यहाँ कहां तक जा रहा है 2000 तक ना, तो x का सपोर्ट क्या होता है 0 to n। द सपोर्ट ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 0 to n, तो n तो 2000 हो गया, और p क्या होगा, है ना। सो p यहाँ 1/1000 होगा। सो यहाँ से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। सो यू कैन कैलकुलेट बाइनोमियल, अगर यूज करना चाहो तो ये भी कर सकते हो, या इसी का पॉइजन अप्रोक्सीमेशन करोगे तो यही बनेगा एट द एंड। अगर इसका पॉइजन अप्रोक्सीमेशन भी करते हो, इफ यू आर यूजिंग पॉइजन अप्रोक्सीमेशन, सो पॉइजन लैम्डा, लैम्डा इज np, np इज 2, यहाँ से भी आपको np2 दिखेगा, वैसे भी पता है मुझे। सो यहाँ से भी करोगे तो आंसर वही आएगा। अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0। क्या बोला है, द प्रोबेबिलिटी दैट इट कंटेन नो कैश्यू नट्स। सो 0 की प्रोबेबिलिटी यहाँ से भी निकाल सकते हो, इसमें से भी निकाल सकते हो, आंसर सेम ही आएगा फिर भी। अब ट्राई, हाँ सर वो p 1/1000 कैसे आया? हाँ यस, सो ये वाला p ना, हाँ। मैं np यूज किया यहाँ पे, np को यूज करके। n मेरा 2000 है तो p क्या होना चाहिए, np is 2, तो उससे आ जाएगा। पर ऐसे एक बिस्किट पहले चूज करना था मुझे, तो एक बिस्किट चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/1000 है, और यहाँ पे एक्चुअली होता है नंबर ऑफ सक्सेस इन 1 ट्रायल ना, तो कैश्यू नट्स का है ना ऑन एन एवरेज ये प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कैश्यू नट ऐसे होगा ना? यस यस, हाँ लॉजिकली आप जो सोच रहे हो लॉजिकली यही है, क्योंकि इन बाइनोमियल व्हाट वी डू, x इज नंबर ऑफ सक्सेस इन n ट्रायल्स एंड स्मॉल p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन 1 ट्रायल, है ना। तो वैसे ही लॉजिकली p क्या होगा, प्रोबेबिलिटी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या 1 कैश्यू नट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन 1 ट्रायल। यहाँ सक्सेस क्या है, कैश्यू नट्स ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है यहाँ पे, गेटिंग कैश्यू नट। हाँ गेटिंग कैश्यू नट्स। सो वैसे p का मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ कैश्यू नट्स, गेटिंग कैश्यू नट्स इन 1 बिस्किट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन 1 ट्रायल। यहाँ 1 बिस्किट में बात कर रहे हैं आप एक्चुअली। number of success in n trials ना total, and total cashew nuts 2 था, number of cashew nuts total आपका 2000 है।
यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी दैट कंटेन नो कैश्यू, द वन बिस्किट कंटेन नो कैश्यू नट्स है ना, यहाँ पे वन बिस्किट कंटेन नो कैश्यू नट्स। तो पहले तो बिस्किट हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा नहीं, तो बिस्किट सेलेक्ट करने के बाद आप कैश्यू नट्स की प्रोबेबिलिटी देखेंगे। तो एक तरीका ये है, यहाँ से अगर डिसाइड करने का एक तरीका तो ये, मुझे एवरेज दिख गया तो एवरेज से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। सो एनपी अगर मान लो 2 है और एन इफ यू ऑलरेडी नो योर एन, तो यहाँ से हम सोच सकते हैं ना, एक तो ये तरीका मैं देख सकता हूँ एन इज 2000। हालांकि यहाँ पे 1 बिस्किट की बात हो रही है और पी हमने हमारा जो आया कोइंसिडेंटली 1/1000 ही आएगा, 1 बिस्किट का ही आएगा नहीं, बिकॉज 2000 को आपने 1000 पार्ट में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो 1 बिस्किट सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/1000 है। Then cashew nuts. देखो एक तरीका आप ये सोच सकते हो, तो 1 बिस्किट प्रोबेबिलिटी है, या यहाँ से NP इज इक्वल टू 2 रखो, N यू हैव 1000, देन यू विल गेट P 1000। तो यहाँ से आप सोच सकते हो। तरीका ये है कि NP इज 2, तो मुझे क्वेश्चन पढ़ के समझ आया कि 2000 कैश्यू नट्स डिवाइडेड इनटू 1000 इक्वल पार्ट्स है ना, तो ऑन एन एवरेज 1 बिस्किट हैज 2 कैश्यू नट्स, तो NP इज दिस, N इज 2000, तो P यहाँ से 1/1000 आएगा। तो वो कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे डिसाइड करना डिफिकल्ट है इस वे में, जैसे जनरली हम बाइनोमियल में डिसाइड करते हैं वैसे डिफिकल्ट है डिसाइड करना। एक्चुअली कोई क्वेश्चन पूछा है, नंबर ऑफ इट कंटेन नो कैश्यू नट्स है ना, 0 कैश्यू नट्स की प्रोबेबिलिटी पूछा है, किसमें, इन द दैट बिस्किट, सेलेक्टेड बिस्किट्स में है ना। कैश्यू पर बिस्किट, हाँ ऐसा भी सोच सकते हो 1/2000 इंटू 2 है ना, लेकिन इसको लॉजिकली कैसे फिट करेंगे, anyway, मैंने तो पहले है ना, पहले तो हमने पॉइजन अप्रोक्सीमेशन यूज किया, तो मुझे मीन दिख गया, तो यहाँ से डायरेक्टली पॉइजन से आ गया। अदरवाइज मतलब डायरेक्टली डिसाइड आप नहीं कर पाओगे वैसे है ना, क्योंकि कैसे डिसाइड करोगे नंबर ऑफ कैश्यू नट्स इन 1 बिस्किट, इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे डिसाइड करोगे आप। सोचो अगर सोच में जाए हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैश्यू नट्स इन 1 बिस्किट, तो पहले तो आप 1 बिस्किट सेलेक्ट करोगे, तो 1 बिस्किट तो उससे पहले कैसे डिवाइड हुआ एक्चुअली, हाउ डिड दे डिवाइड, सर ये ऐसे सोच रहा है क्या कि जैसे कि हमारे पास 1000 हमने पार्ट्स किए हैं, तो कोई एक बिस्किट 1000 में से किसी भी एक पार्ट में जाने की प्रोबेबिलिटी 1/1000 हो जाएगी, तो उस बेसिस पे एक्चुअली डायरेक्टली बाइनोमियल लगाना मतलब फिजिबल शायद नहीं हो सकता है, क्योंकि आंसर तो सेम ही आता है, फिर भी आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे, यहाँ से भी आंसर सेम ही आएगा। 2000 चूज 0 और 1/1000 इसकी पावर 0 ये होता है ना, और 999/1000। यहाँ तो मैंने मीन से डिसाइड किया, मैंने तो मीन से डिसाइड किया है कि मुझे मीन दिख रहा है क्वेश्चन में डायरेक्टली। मीन क्या दिख रहा है कि मीन नंबर ऑफ कैश्यू नट्स इन 1 बिस्किट है ना, मीन मुझे डायरेक्टली दिख रहा है यहाँ से कि 2000 कैश्यू नट्स हैं, 1000 बिस्किट्स बन रहे हैं, सो मीन नंबर ऑफ कैश्यू नट्स इन 1 बिस्किट, सो दैट आई हैव 2 है ना, मीन यहाँ से। हाँ सर यहाँ पर कैश्यू नट्स
डिपेंड कर रहा है कि कौन सा बिस्किट पिक कर रहे हैं। हाँ ये शायद बिस्किट से पिक करने की प्रॉब्लम है, मतलब वही प्रॉब्लम है इसमें। हाँ, इसलिए तो ये बिस्किट, डिपेंड करेगा कौन सा बिस्किट। हम्म, तो सर ये एग्जांपल पॉइसन से करना है कि बाइनोमियल, दोनों से होगा? नहीं नहीं, पॉइजन आंसर सेम ही आएगा, तो यू कैन यूज पॉइजन डायरेक्टली। मैं कह रहा हूँ डायरेक्टली पॉइजन यूज करो, यूज डायरेक्टली, यूज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्टली, ठीक है ना, तो उससे आंसर आ जाएगा। हाँ, so since we already know the mean number of biscuit we have, so we'll use Poisson distribution. अगर बाइनोमियल भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीन मुझे पता है, so अगर बाइनोमियल नहीं पता मुझे NP, नो प्रॉब्लम। सो इफ यू डोंट नो N और P, स्टिल N इंडिविजुअली नहीं पता मुझे, P भी इंडिविजुअली नहीं पता, बट N into P we have already 2, है ना, so that can be, अगर आपको ये नहीं भी पता है, so we already have, अगर ये सब मुझे नहीं पता है, ठीक है ना, कि NP क्या है, बट ये है कि इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे तो N into P होगा, जो कि इसका मीन है, और मीन यू कैन डायरेक्टली डिसाइड फ्रॉम द फर्स्ट लाइन, है ना। सो मीन नंबर ऑफ कैश्यू नट्स, सो इट इज 2, सो मीन मिल गया, सो यूज x एज पॉइसन 2 एंड इससे आंसर आ जाएगा। सो वट एवर NP इंडिविजुअल इज, उससे मुझे कोई मतलब ही नहीं है ना, अगर मैं अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहा हूँ, सो NP कुछ भी अलग अलग, बट ये है कि x इज पॉइसन 2 एंड देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 एज यूजिंग पॉइसन 2, उससे आ जाएगा। ठीक है, पॉइजन से ही आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से ये आंसर है, तो आपसे बोला है कि ये है, ओके, कोई बात नहीं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, अब ये वेरिएंस वाला क्वेश्चन था, 2000 आई थिंक, कौन सा ईयर चल रहा है, 15 का चल रहा है, और लिमिट वाला क्वेश्चन है, कैसे मिलेगा, ये 2021 में ही था शायद। तो वेरिएंस तो बहुत सारे क्वेश्चन में आए हैं, तो उसको बहुत टाइम लग जाएगा। तो चेक करो, एक क्वेश्चन में लिमिट पूछा होगा मीन और वेरिएंस का, दोनों की लिमिट पूछ रहा होगा, मे बी 21 में आई थिंक। एक्चुअली 21, 22, 23 के पेपर थोड़े डिफिकल्ट हैं, है ना, लेवल थोड़ा इंक्रीज होता जा रहा है। सो 20 तक के पेपर इजी थे, धीरे धीरे 21 उससे डिफिकल्ट था, 22 उससे भी ज़्यादा, 23 उससे भी ज़्यादा था, 24 का देखते हैं। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत है नहीं, सिर्फ आपके लिए डिफिकल्ट नहीं आएगा, सबके लिए डिफिकल्ट आएगा। जिनकी तैयारी अच्छी है उनके तब भी अच्छे मार्क्स आएंगे, मतलब एग्ज़ाम कितना भी डिफिकल्ट आ जाए, बाकियों से बेटर मार्क्स आपके आएंगे, अगर आपकी तैयारी बाकियों से बेटर है तो।
यस, तो मैं ये ढूंढ रहा था। सो 37 नंबर 2021 का, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन। चलिए इसको ट्राई कीजिए, देखो। सो ये क्वेश्चन है, तो हमने लिखा था कैपिटल, हमने लिखा था हाइपरजोमेट्रिक कैपिटल एन कैपिटल एम कॉमा स्मॉल एन, तो कैपिटल एन एंड कैपिटल एम टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाए, सो इन दैट केस दैट डिस्ट्रीब्यूशन विल बी बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा हाइपरजोमेट्रिक का। सो अ सैंपल ऑफ साइज n इज ड्रॉन रैंडमली विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है ना। सो विदाउट रिप्लेसमेंट है मतलब हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बनाएगा फ्रॉम एन अर्न कंटेनिंग 5n स्क्वायर बॉल्स। सो टोटल जो मैं कैपिटल N यूज करता हूँ वो 5n स्क्वायर है, ऑफ विच 2n स्क्वायर आर रेड बॉल्स। सो मैं बोलता हूँ टाइप 1 जो बोल रहा था मैं, मतलब रेड जैसे यहाँ टाइप 1 है, तो रेड है 2n स्क्वायर, जो मैं नोटेशन में कैपिटल M लेता हूँ इसको मैं। 3n स्क्वायर आर ब्लैक, तो टाइप 2 जिसको मैं बोलता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन में ब्लैक, मतलब जो है टोटल 3n स्क्वायर है, दिस इज कैपिटल N माइनस कैपिटल M। xn डिनोट द नंबर ऑफ रेड बॉल्स, तो x जो है नंबर ऑफ रेड बॉल्स, ठीक, इन द सिलेक्टेड सैंपल। कितने सैंपल सेलेक्ट किए? सैंपल ऑफ साइज n यू हैव सिलेक्टेड, ओके। सो x का डिस्ट्रीब्यूशन, तो वी आर ड्राइंग n बॉल्स फ्रॉम इट, है ना। सो वी आर ड्राइंग n बॉल्स फ्रॉम इट, स्मॉल n। सो बताओ x का एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा इनिशियली? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, नंबर ऑफ रेड बॉल्स ड्रॉन व्हेन वी ड्रॉ n बॉल्स विदाउट रिप्लेसमेंट। अगर ये विथ रिप्लेसमेंट में डायरेक्टली बाइनोमियल होता, विदाउट रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन कभी बाइनोमियल नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि वो बर्नौली ट्रायल नहीं बनाएगा, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हर बार चेंज होती रहेगी यहाँ पे, so that's why it cannot be a binomial। तो बताओ क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा? नहीं, हाइपरज्योमेट्रिक, नेगेटिव बाइनोमियल नहीं। नेगेटिव बाइनोमियल में बर्नौली ट्रायल होता है, ज्योमेट्रिक, बर्नौली, बाइनोमियल, नेगेटिव बाइनोमियल, इन चारों डिस्ट्रीब्यूशन में हर ट्रायल बर्नौली ट्रायल है, तो इन सब में विथ रिप्लेसमेंट ही होगा, ठीक है। तो हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये। पैरामीटर्स कैपिटल M स्मॉल n, जो मैं यूज कर रहा था कैपिटल M, सॉरी पहले कैपिटल N लिखता था मैं, कैपिटल N कैपिटल M स्मॉल n, और आपको वैल्यूज गिवन है। कैपिटल N की वैल्यू है 5n स्क्वायर, कैपिटल M की वैल्यू है 2n स्क्वायर, स्मॉल n खुद स्मॉल n ही है। तो अब आपको पूछा क्या है इसमें, ध्यान दो। सो L इज द लिमिट ऑफ E xn अपॉन n, M इज द लिमिट ऑफ वेरिएंस xn अपॉन n, उसकी लिमिट है, तो बताओ कौन सा ट्रू है। तो क्वेश्चन मेरा ये है यहाँ पे, चूंकि ये लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी की बात कर रहा है ना, सो अगर n टेंस टू इंफिनिटी हुआ तो n m है ना, इट विल ऑल कन्वर्ज टू इंफिनिटी, मतलब लार्ज काफी है, तो ये भी स्मॉल n भी लार्ज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सो कैपिटल N कैपिटल M इज लार्ज, देन दिस xn विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन क्या, बाइनोमियल में क्या बनाएगा बताओ आप लोग? n, 2/5। हाँ, n कॉमा हमने बताया कैपिटल M बाई कैपिटल N, सो हियर 2/5। नाउ यू अप्लाई, अब चेक कर लो। सो यहाँ से E ऑफ xn जो आएगा दैट इज 2n/5, वेरिएंस ऑफ xn जो होगा npq, ठीक, कितना लिखूं? 6n/25 npq। अब ये वाला यूज करो, यहाँ पे आप L की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। सो L की वैल्यू क्या है? E ऑफ xn अपॉन n है, तो मतलब 2/5। स्मॉल m की जो वैल्यू है वेरिएंस अपॉन n है 6/25, ठीक। तो अब आप देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि हाइपरज्योमेट्रिक इज अप्रोक्सीमेटेड टू बाइनोमियल। ठीक है जी। सो L इज E ऑफ xn अपॉन n, सो n जब लार्ज है तो ये इसको फॉलो करेगा,
तो मीन ये आ गया एंड देन लिमिट कैंसिल हो गया n, तो ये आ गया। अब चेक करो कौन कौन सा करेक्ट है इसमें से। ओके जस्ट AD, बाकी लोग ठीक है ना। तो किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में, आप बताओ अगर डाउट है तो। चलो सो अगर इसमें डाउट नहीं तो कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे आज एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था ना ग्रुप में, जिसका आंसर सेंट्रल लिमिट थ्योरम से दिया गया था। एक्चुअली वो नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन से हो जाएगा। देखो एक्चुअली आपने अप्रोक्सीमेट किया ना इसको नॉर्मल में, क्या था ये क्वेश्चन सॉल्व, तो कई लोगों ने सॉल्व करके भेजे हैं। तो यहाँ क्या हुआ है, चलो इस क्वेश्चन को डिस्कस करते जो अभी ग्रुप में भेजा था ना किसी ने। देखो ये क्वेश्चन है 2021 का है ना। क्वेश्चन इज व्हाट इज द लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन 2n चूज के 1/4 की पावर n। देखो ये क्वेश्चन ग्रुप में होगा कुछ देर पहले का। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी और k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू 0 to n है। सी सो k फ्रॉम 0 to n, इसको मैं फिट करता हूं 2n चूज के, आई कैन राइट हाफ रेज टू पावर k ऑफ हाफ रेज टू पावर 2n माइनस k। चेक आलोक आपका माइक ऑन है। तो सी ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, देखो समेशन k फ्रॉम 0 to n 2n चूज के, इसको मैं पहले तो लिख सकता हूँ 1/2 की पावर 2n है ना। तो उसको मैं ब्रेक करके ऐसा लिख सकता हूँ। अब ये किस डिस्ट्रीब्यूशन का पीएमएफ है, पैरामीटर 2n,हाफ। अब आप याद करो तो यहां सिंगल रैंडम वेरिएबल है, तो क्या यहां सेंट्रल लिमिट थ्योरम यूज हो सकता है क्या, यस और नो? हाँ मैंने कहा सेंट्रल लिमिट थ्योरम में n क्या होता है, व्हाट इज n इन सेंट्रल लिमिट थ्योरम, सैंपल साइज। यहां n क्या है आपका, पैरामीटर है। तो जब n पैरामीटर होगा तो अप्रोक्सीमेशन यूज होगा। सो इस क्वेश्चन में एक्चुअली नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल यूज होगा। ठीक देखो, सो दिस प्रोबेबिलिटी आई कैन राइट x लेस देन इक्वल टू n c, बिकॉज लिखा उन लोगों ने भी सही है, आंसर भी सही आया है, लेकिन लॉजिक गलत है इसमें, थोड़ा सा ये भी है ना, कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। शुरू में मुझे नहीं था एक्चुअली। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू k फ्रॉम 0 to n है ना, x का डिस्ट्रीब्यूशन वो है। तो x n यहाँ पैरामीटर है, नॉट सैंपल साइज। सो दिस कैन बी रिटन एज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू n। सी वाई, बिकॉज k 0 plus 1 plus 2 plus 3 up to n। अब यहाँ पे क्या करो, n टेंड्स टू इंफिनिटी है,
सो यू ऑलरेडी नो, मैंने भी बताया था आपको, याद हो तो हमने बताया जब बाइनोमियल को पॉइजन में अप्रोक्सीमेट करते हैं तो n शुड बी वेरी लार्ज, p शुड बी वेरी स्मॉल। नॉर्मल में क्या होता है, n इज लार्ज, p पे कोई ज्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं, बस ये है कि p हाफ के जितना क्लोज होगा अप्रोक्सीमेशन उतना करेक्ट आएगा। नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन जब हम बाइनोमियल का करते हैं तो जो p की वैल्यू हाफ के जितना आसपास है, यहाँ तो हाफ ही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सो उससे बेटर रहता है। एक्सट्रीम वैल्यूज पे थोड़ी अप्रोक्सीमेशन बहुत क्लोज नहीं आएगी, मतलब करेक्ट नहीं आएगी, थोड़े आंसर दूर जाएगा, मतलब एक्चुअल आंसर से थोड़ा ज्यादा गैप होगा। सो यहाँ पे x क्या है आपका, बाइनोमियल 2n, हाफ। सो हेयर यू विल n टेंड्स टू इंफिनिटी है, सो यू विल अप्रोक्सीमेट इट एज नॉर्मल। बताओ जी नॉर्मल में क्या पैरामीटर होगा इसका, पैरामीटर से नॉर्मल np तो np क्यूब तो n/2 ये हो गया, लगाओ यहाँ पे। सो नाउ विदाउट कंटिन्यूटी करेक्शन काम करो, ठीक है। सो विदाउट कंटिन्यूटी करेक्शन से आंसर आ जाएगा, सो वरना दिक्कत होगी। सो विदाउट कंटिन्यूटी करेक्शन एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं जो मैंने नोटिस किया अभी तक, जो 4-5 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो कंटिन्यूटी करेक्शन वाला जो भी क्वेश्चन है उसमें बिना कंटिन्यूटी करेक्शन के भी आंसर आएगा, ठीक है ना। अगर तुम कंटिन्यूटी करेक्शन नहीं भी करो तब भी आंसर आएगा, वो मैच करेगा। सो यहाँ पे क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, प्रोबेबिलिटी x माइनस मीन n स्टैंडर्ड डेविएशन रूट n/2, जरूरत ही नहीं ऐसे तो लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा ये, ठीक है ना, x माइनस म्यू बाई दिस। सो नाउ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, प्रोबेबिलिटी कैपिटल Z लेस देन 0, ये कैपिटल Z बन गया। अब कैपिटल Z बन गया तो लिमिट का काम खत्म। तो एक्चुअली ये फाई 0 हो गया। फाई 0 की वैल्यू कितनी होती है ना, क्योंकि यहाँ अगर n आता, इस यहाँ पे n आता तो इसका रोल था, तो रोल खत्म हो गया कि यहाँ पे n है नहीं है, तो Z बन गया। तो फाई 0 इज हाफ, तो इस क्वेश्चन का आंसर हाफ है। जिन्होंने सॉल्व करके भेजा वो भी सही भेजा होगा, बट लॉजिक थोड़ा गलत है, ठीक है। लॉजिक क्या गलत है, क्योंकि उन लोगों ने लॉजिक क्या दिया, सेंट्रल लिमिट थ्योरम। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम यूज करेंगे जब n सैंपल साइज होगा, तो n टेंड्स टू इंफिनिटी सेंट्रल लिमिट थ्योरम में होता है, तो वहां पे n सैंपल साइज है और यहाँ पे n पैरामीटर है। पैरामीटर जब n है तो वो अप्रोक्सीमेशन यूज होगा। सो यहाँ मैंने क्या किया, नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल यूज हुआ, ठीक है। देखिए जी, क्वेश्चन था इसमें, तो इसे मैंने इसको बाइनोमियल से क्या करें, प्रोसेस की और ड्यूअल डिस्पर्शन उससे भी आ जाएगा। तो हाँ उससे भी आएगा। तो आपको वैसे इसमें मतलब देखा कि इसमें अप्रोक्सीमेशन लगा, तो इसको क्वेश्चन क्योंकि बाइनोमियल दिख गया ना, अब बाइनोमियल दिख गया n टेंड्स टू इंफिनिटी है, तो कंडीशन यही तो है अप्रोक्सीमेशन की। ये तो बताया हमने कब अप्रोक्सीमेशन करना है, तो हमने यही तो देखा ना कि कब हमें बाइनोमियल को पॉइजन बनाना है, कब बाइनोमियल को नॉर्मल बनाना है। तो यहाँ n इंफिनिटी है ना, तो बाइनोमियल का जो पैरामीटर, जो फर्स्ट पैरामीटर वो इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, वेरी लार्ज है, तो वी कैन अप्रोक्सीमेट इट यूजिंग नॉर्मल। हालांकि क्वेश्चन बनाने का जो बनाया उसका पर्पस भी वही है, वो भी यही चाह रहा है तुम अप्रोक्सीमेशन यूज करो। तो हमने बस, क्योंकि मुझे कंडीशन थी कि n लार्ज है तो वी कैन अप्रोक्सीमेट इट यूजिंग, क्योंकि बाइनोमियल का पीएमएफ से सम निकालना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। आंसर उससे भी आएगा, उस तरीके किया जा सकता है, बट यहाँ से ये आसान हो गया। जो क्वेश्चन बनाया उसका पर्पस भी यही था। सो लाइक नॉर्मल n, n/2। सो अब ये तुम्हारे पास ये, इसको हमने ऐसा लिख दिया। अब इस प्रोबेबिलिटी को इंस्टेड ऑफ यूजिंग बाइनोमियल 2n, n/2 हाफ, विल यूज नॉर्मल n, n/2। तो नॉर्मल n, तो क्या किया, जब भी नॉर्मल आ गया तो आपको स्टैंडर्ड नॉर्मल बनाना है हमेशा। तो n माइनस म्यू अपॉन रूट स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये z हो गया, z लेस देन 0, z लेस देन 0, फाई 0 इज हाफ। तो सिंपल आइडिया आया, बिकॉज n लार्ज था, तो बाइनोमियल np में n लार्ज है, p हाफ के क्लोज है, तो डायरेक्टली यू कैन अप्रोक्सीमेट यूजिंग नॉर्मल। ये कंडीशन है उसका नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन का, तो उस कंडीशन को मैंने यूज किया, ठीक है, इस तरीके से। चलो फिर ठीक है, तो आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो अभी अगले क्लास में क्या है, सो कहने का मतलब ये हो गया कि हमने ये वाले, सो हमने अभी स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन का थ्योरी कंप्लीट कर लिया है। यूनिवेरिएट का भी हो गया, अभी प्रोबेबिलिटी 3 सेक्शन हुआ है, प्रोबेबिलिटी हुआ है, यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट हुआ है।
अब इन दोनों वेज जो असाइनमेंट्स हैं, मैंने कई बार पहले भेजे हैं, ग्रुप में भी है, जो टॉपिक वाइज असाइनमेंट PYQ ड्राइव में है, उसमें जाओ, जो भी यूनिवेरिएट नेम के या स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट नेम के 5-6 असाइनमेंट होंगे, आप उसको सॉल्व करो, नेक्स्ट क्लास में उसका डिस्कशन होगा, डाउट डिस्कशन होगा मेनली, तो आप ट्राई करके आओ, फिर डाउट पूछो, यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन या स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, उस नाम से जो भी असाइनमेंट्स हैं सो आप सॉल्व करो। PYQ पहले लगा होगा, PYQ यूनिवेरिएट, PYQ स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट, जैम का अलग, गेट का अलग, तो 4 तो यही हो गए, 1-2 नॉन PYQ होगा। सो आप ट्राई करो एंड देन नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे इस पे बेस्ड असाइनमेंट जो है उसका, मैं ग्रुप में एक बार फिर भेज दूंगा रात को, तो ठीक है। अभी जिन लोगों को, अभी जो लोग 7 to 9 में आ रहे हैं, अगर आपको 9 to 11 में भी आना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आ सकते हो। आज से यहाँ ये टॉपिक स्टार्ट होगा, तो अभी मैं ये टॉपिक कराऊंगा आज, लिमिट थ्योरम, यहाँ तक हो गया 9 to 11 में, ये वाला पार्ट हो गया स्टैंडर्ड मॉड्यूल लास्ट क्लास में, अभी ये स्टार्ट करूंगा, और ये एक क्लास का ही था, आज ये पूरा कंप्लीट भी हो जाएगा, ये वाली चीज आज ही कंप्लीट हो जाएगी, लिमिट थ्योरम। इसमें क्या है, कन्वर्जेंस इन प्रॉपर्टी, कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, गेट में एक और है ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस, वो भी डिस्कस करूंगा मैं, तो ये आज ही कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद सैम्पलिंग, एस्टिमेशन, हाइपोथेसिस, तो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम 9 to 11 में ये डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो जिनको अगर कंटिन्यू करना है तो अभी आप रह सकते हो मीटिंग में। चलो, थैंक यू।